हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, देखिएगा भाई। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको ऑर्डर सीक्वेंस में लगाना है भाई। तो उससे पहले देखिएगा भाई कि सीएस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कोबेलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसलोग क्या होता है और द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो भाई, कोबेलस प्रोडक्शन फंक्शन को पहले भी कर चुके भाई हम। कोबेलस प्रोडक्शन फंक्शन को दोबारा देखिएगा। कोबेलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या था भाई? डगलस ने डाटा कलेक्ट किए थे भाई, इंग्लैंड के डाटा कलेक्ट किए 1927 से 64 तक के डाटा कलेक्ट किए। और अपने डाटा के बेस पर क्या पाया भाई डगलस ने कि अगर वो प्रोडक्शन डबल करे तो कैपिटल लेबर डबल हो जाती है, या कैपिटल लेबर डबल हो, यानी कि डाटा उसका किस तरीके का था, मान लीजिए। सो 10 क्लियर। अगर कैपिटल लेबर डबल होती है तो प्रोडक्शन डबल, समझ रहे हो? उसका जो डाटा था वो इस तरीके का था। अगर ये 3 गुना तो 30 60 क्लियर। जब उसने डाटा कलेक्ट किया तो इस तरीके का मिला भी उसको, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न मिले। कांस्टेंट रिटर्न क्या होता है भाई कि अगर मैं कैपिटल लेबर को डबल करूँ तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाए। क्लियर। तो डगलस किसके पास गया अभी अपने डाटा को लेकर? कोब के पास। कोब क्या था? एक मैथमेटिशियन था भाई। तो कोब के पास गया और जाकर क्या बोला भाई उसको कि उसे ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन बनाकर दे कि अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को डबल करे तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाए। तो कोब ने उसको क्या प्रोडक्शन फंक्शन बना के दिया भाई? y इज इक्वल टू ए के अल्फा एल बीटा। तो यहाँ पर ए क्या है भाई? टेक्नोलॉजी में पहले ही बता चुका भी आपको। ए किसको शो कर रहा है अभी यहाँ पर? टेक्नोलॉजी। और के कैपिटल, एल लेबर। और के अल्फा किसको शो कर रहा है अभी? कैपिटल के साथ है। तो ये कैपिटल का शेयर, यानी कि अल्फा मान लीजिए 0.30 है। तो बीटा कितना होगा यहाँ पर? 1 - अल्फा। बीटा कितना होगा? 1 - अल्फा, यानी कि 0.70। ये किसको शो कर रहा है अभी? लेबर के शेयर को, कि टोटल प्रोडक्शन में लेबर का कितना शेयर है और टोटल प्रोडक्शन में कैपिटल का कितना शेयर है। क्लियर भाई? तो देखिएगा, ये प्रोडक्शन फंक्शन बनाकर दे दिया भाई कोब ने। क्लियर। इसको हमने चेक भी किया था भाई, क्या ये प्रोडक्शन फंक्शन सही है। तो इसको हमने क्या किया था? 2 से मल्टीप्लाई करवाया था तो ये 2y ही आ गया था। क्लियर भाई? उसके बाद देखिए, चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं भाई। अब हम ये चेक करते हैं भाई कि जो कोब ने प्रोडक्शन फंक्शन दिया क्या वो सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल लेबर को डबल कर रहा हूँ। ठीक है भाई। अब मैं 2 की पावर अल्फा अलग लिख दूं, के की पावर अल्फा अलग, 2 की पावर बीटा अलग, एल की पावर बीटा अलग। ठीक है भाई। अब देखिएगा, 2 अल्फा 2 बीटा, इनको साथ लिखा, ए के अल्फा एल बीटा। ठीक है। तो अब देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बेस सेम पावर ऐड होती है ना? अरे बेस सेम पावर ऐड, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का समीशन कितना है? इक्वल टू 1। अरे अल्फा प्लस बीटा का समीशन कितना है भाई कोडलेस प्रोडक्शन फंक्शन में? इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा? 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 की पावर 1 हो जाएगा। अरे अल्फा प्लस बीटा करूंगा यानी कि 2 की पावर 1। और ये क्या है मेरा? दिस इज इक्वल टू वाई। तो 2y यानी कि किसके इक्वल हो गया अभी मेरा? 2y, यानी कि प्रोडक्शन भी कितना डबल हो गया मेरा? डबल। जब मैंने कैपिटल लेबर को डबल किया तो प्रोडक्शन भी कितना हो गया? डबल। अगर मैं इसको 3 गुना करूंगा तो प्रोडक्शन भी कितना हो जाएगा? 3 गुना। क्लियर है भाई? तो अब आगे देखिएगा, तो ये तो प्रूफ हो गया भाई कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डबल करने से प्रोडक्शन भी डबल हो जाता है। अब उसके बाद देखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसको हम रो से शो करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या वो देखिएगा। देखिएगा भाई, ये है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला। तो देखिए क्या बता रहा है अभी, फॉर्मूला क्या बोल रहा है भाई? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या है? डी एम आर टी एस। अरे डी का मतलब समझते ना, चेंज, यानी कि डेरिवेशन भाई एम आर टी एस का, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से। इस पूरे का मीनिंग क्या है भाई? टेक्नोलॉजी यानी कि एम आर टी एस। देखिए जो नीचे होता है डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है भाई? एक्स में चेंज होने की वजह से वाई में कितना चेंज हुआ, यही होता है ना।
तो यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ, एमआरटीएस में चेंज होने की वजह से कैपिटल लेबर रेशियो में कितना चेंज हुआ, यही मीनिंग हुआ भाई इसका। तो डीएमआरटीएस का मीनिंग क्या हुआ भाई, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से कैपिटल लेबर रेशियो में कितना चेंज हुआ, समझ रहे हो भाई, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से कैपिटल लेबर रेशियो में कितना चेंज हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो देखिए अब हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फाइंड करते हैं भाई। तो एमआरटीएस क्या होता है, एमआरटीएस क्या होता है भाई, मेरा कल भी आपको बताया था, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैसे निकाला था, टोटल प्रोडक्शन, अरे आइसो क्वांट का स्लोप होता भी एमआरटीएस, देखिए दिस, क्लियर है, यहाँ पर प्रोडक्शन तो फिक्स होता है, टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलता है, एमपीएल इंटू के, सॉरी एमपीएल इंटू एल, एमपीके इंटू के, टोटल प्रोडक्शन में चेंज करूंगा किसकी वजह से, चेंज इन कैपिटल, सॉरी भाई चेंज इन लेबर, चेंज इन कैपिटल, क्लियर भाई। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये इसमें तो चेंज जीरो जाएगा भाई, तो मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई मेरी, ठीक है भाई। एमआरटीएस क्या बताता है भाई, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से, सॉरी एमआरटीएस किसको शो करता है भाई, इसका स्लोप किसका, आइसोक्वांट का स्लोप भाई, आइसोक्वांट का स्लोप, और आइसोक्वांट का स्लोप क्या बताता है कि इतनी कैपिटल चेंज होने से लेबर में इतना चेंज हुआ, और उसकी वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी में इतना चेंज हुआ, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी रेशियो भाई, अरे देखिए देखो, दिस मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल लेके चला हूँ, यहाँ पर लेबर, तो इतना कैपिटल में चेंज हुआ, इतना लेबर में चेंज हुआ, उसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर में कितना चेंज हुआ, कैपिटल में कितना चेंज हुआ, वही तो एमआरटीएस है भाई, स्लोप को शो करता है भाई एमआरटीएस, किसके स्लोप को, आइसो क्वांट के स्लोप को। तो अब आगे देखिएगा, तो ये तो मेरा एमआरटीएस आ गया भाई, एमआरटीएस मेरा क्या निकल के आया भाई, एमपीएल डिवाइड बाई एमपीके, एमआरटीएस आ गया भाई मेरा, क्लियर भाई, एमपीएल डिवाइड बाई एमपीके। अब मैं यहाँ से एमपीएल की वैल्यू निकाल रहा हूँ भाई, कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन क्या था मेरा, y इज इक्वल टू ए के अल्फा एल बीटा, एमपीएल जब हमने कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन किया था तब भी आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालना सिखाया था। दोबारा देखिएगा एमपीएल में कैसे निकाल सकता हूँ, y का विद रिस्पेक्ट टू एल डेरिवेशन कर दूं मैं, डी बाई डी एल, समझे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एल डेरिवेशन कर रहा हूँ भाई, तो विद रिस्पेक्ट टू एल जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा तो क्या होगा, एल के साथ पावर में क्या है बीटा, तो पावर आगे, पावर आगे पावर माइनस वन, यही होता भाई, पावर आगे पावर माइनस वन। अब देखिएगा डी वाई बाई डी एल बीटा ए के अल्फा, इस एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल की बीटा डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई में एल की पावर माइनस वन अलग लिख दिया, अरे बेस सेम पावर ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिक यही आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डी वाई बाई डी एल बीटा, ये एल की पावर क्या है माइनस वन, अगर मैं इसको नीचे लिया हुआ तो प्लस हो जाएगा, एल एल की पावर प्लस वन, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है भाई सेल्फ अंडरस्टूड है भाई। तो अब देखिएगा दिस, क्लियर भाई, ये हो गया मेरा, बीटा बाय बीटा बाय एल, और ये मेरा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, तो यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया वाई, तो ये मेरा क्या आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्लियर। इसी तरीके से मैं निकाल रहा हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो एमपीएल देखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, वो कैसे निकालूंगा, विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेशन कर दो, कोबडलस प्रोडक्शन फंक्शन का क्या है, कोबडलस प्रोडक्शन फंक्शन ए के अल्फा एल बीटा, एल बीटा यही लेके चले थे ना ऊपर भी, देखिएगा एल बीटा के अल्फा, ठीक है भाई। तो एमपी के निकाल रहा हूँ भाई मैं, विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेशन कर दूं, तो डी वाई बाई डी के इजकल टू, तो पावर आगे के की पावर में क्या अल्फा, तो अल्फा आगे ए अल्फा माइनस वन एल बीटा, ठीक है। वही सेम प्रोसेस भाई, अल्फा ए के को मैं अल्फा अलग लिख दूं, पावर के की पावर माइनस वन अलग लिख दिया, एल की बीटा, ठीक है भाई।
ये के की पावर -1 है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, ए के अल्फा एल बीटा, और ये मेरा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। एम पी के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कितना आया मेरा, अल्फा बाय के वाई दिस, ये मेरा क्या आया भाई एम पी के, और ये मेरा क्या आया एम पी एल। क्लियर, एम पी के एम पी एल, एम पी के एम पी एल आ गए भाई। अब देखिएगा एम आर टी एस, एम आर टी एस क्या आ गया भाई मेरा, एम पी के डिवाइड बाई एम पी, सॉरी एम पी एल डिवाइड बाई एम पी के। तो अब देखिएगा भाई एम पी के मेरा कितना है भाई, सॉरी एम पी एल मेरा कितना आया है, बीटा, बीटा बाय लेबर इंटू वाई, और एम पी के कितना है अल्फा बाय के वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, बीटा बाय एल इंटू में के ऊपर हो जाएगा अल्फा नीचे, यही होगा भाई। या मैं इसको और सिंपल करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बीटा बाय अल्फा इंटू के बाय एल। क्लियर है भाई, ऐसे लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, और लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे इसको एम आर टी एस को। क्लियर है, अब उसके बाद देखिएगा, अब देखो भाई इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था भाई मेरा, दिस, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिस था। अगर मैं इसको सिंपल सोल्व करूँ भाई, देखिएगा मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन था मेरा, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से एम आर टी एस, विद रिस्पेक्ट टू एम आर टी एस, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से कैपिटल लेबर रेशियो में कितना चेंज हुआ, ये था। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या होगा भाई, के बाई एल। क्लियर है, ये ऊपर चला जाएगा भाई, अरे देखो चेंज इन के बाई एल डिवाइड बाई के बाई एल है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट भाई देखिएगा, चेंज इन के बाई एल, के बाई एल, इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम आर टी एस ऊपर आ जाएगा और डी एम आर टी एस नीचे। इसको अगर मैं और सिंपल करूँ तो क्या आ जाएगा, के बाई एल, ये एम आर टी एस में यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके साथ, चेंज चेंज वाले एक साइड कर दिए, आर टी एस इंटू में एम आर टी एस डिवाइड बाई के बाई एल। क्लियर है भाई, अरे इसको सोल्व करके क्या आ गया मेरा दिस। क्लियर है, दोबारा देखिए क्या किया है, इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, बी एम आर टी एस डिवाइड बाई डी एम आर टी एस, इस डी एम आर टी एस को इसके साथ लिख दिया और के एल को इसके साथ लिख दिया। क्लियर है भाई, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकता हूँ। अब देखिएगा एम आर टी एस की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, एम आर टी एस की वैल्यू आई है मेरे पास दिस, एम आर टी एस की वैल्यू ये आई है, हाईलाइट कर रहा हूँ देखिएगा, एम आर टी एस की वैल्यू आई है दिस। अब देखिएगा उसके बाद अब इसकी वैल्यू सोल्व करता हूँ भाई मैं, चेंज इन के बाई एल डिवाइड बाई डी एम आर टी एस। देखो देखिएगा भाई एम आर टी एस मेरा क्या है दिस, एम आर टी एस की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, एम आर टी एस इजकल टू आया मेरा बीटा इंटू के बाई एल। अब अगर मैं इस एम आर टी एस को, अगर मैं इस एम आर टी एस को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल लेबर अगर इसको मल्टीप्लाई करवाऊं विद रिस्पेक्ट टू के बाई एल, अगर सॉरी मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू के बाई एल इसका डेरिवेशन करवाऊं तो क्या आएगा भाई, डी एम आर टी एस, डी एम आर टी एस किसके रिस्पेक्ट में, के बाई एल के रिस्पेक्ट में, डी के बाई एल। क्लियर है, तो जब मैं इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू के बाई एल डेरिवेशन करूंगा तो के बाई एल क्या हो जाएगा, वेरिएबल, तो जब मैं इसका के बाई एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बीटा बाई अल्फा। क्या बचेगा भाई, बीटा बाई अल्फा। अरे समझे यानी, दोबारा देखिएगा एम आर टी एस था, इसका विद रिस्पेक्ट टू के बाई एल जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो क्या बचेगा भाई मेरे पास, बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अब मैं इसको अगर उल्टा लिखूं भाई, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं यानी कि डी के बाई एल को ऊपर लिख लिया और डी एम आर टी एस को नीचे, तो लेफ्ट हैंड साइड जब तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिक उल्टी, तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा भाई। और इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आ गई भी मेरे पास अल्फा बाई बीटा। अरे यही तो निकल के आ गया, देखो चेंज इन के बाई एल डिवाइड बाई डी एम आर टी एस, डी एम आर टी एस। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू तो निकल के आ गई भाई, इसकी वैल्यू क्या आई है, अल्फा बाई बीटा, पुट कर दी भाई। एम आर टी एस की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है,
क्या है एमआरटीएस की वैल्यू, ये एमआरटीएस की वैल्यू है हमारे पास। तो एमआरटीएस की वैल्यू पुट करो, एमआरटीएस की वैल्यू है भाई हमारे पास बीटा बाय अल्फा इनटू के बाय एल, और ये डिवाइड में किसके है, के बाय एल। जब डिवाइड में के बाय एल ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, एल बाय के, एल बाय एल कैंसिल, के से के कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा भाई, वन, वन बचा भाई। इसका मतलब क्या है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की लास्ट स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी आई है, वन। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की लास्ट स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी आई है, वन। कब वन आई है, जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो, इक्वल टू वन। जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन होते हैं तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। जब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन होंगे तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन होंगे तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका भाई। तो देखिएगा यहां से भी देखिएगा, देखो जब हमने अल्फा प्लस बीटा अगर मेरे वन है, अल्फा प्लस बीटा की पावर अगर इक्वल टू वन है तो टू की पावर वन हुई। अगर ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू होते हैं, यानी कि वन से ज्यादा होता तो टू की पावर टू हो जाती, तो क्या होता मेरा कई गुना बढ़ता भाई, अरे इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ता, समझ रहे हो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न है या कांस्टेंट रिटर्न है, ठीक है भाई। कोडलेस प्रोडक्शन फंक्शन में कैसे रिटर्न है भाई, कांस्टेंट रिटर्न, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुआ है इसमें कोडलेस प्रोडक्शन फंक्शन में, इक्वल टू वन। अब देखिएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आ गई भी मेरी, वन, किसकी, कोडलेस प्रोडक्शन फंक्शन की, ठीक है। अब आगे देखिएगा भाई, सी एस प्रोडक्शन फंक्शन देखिएगा, सीईएस, सी प्रोडक्शन फंक्शन, सीईएस की फुल फॉर्म क्या है भाई, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन। तो देखिएगा कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो कौन सी एस प्रोडक्शन फंक्शन देखिएगा क्या होता है, क्या इज इक्वल टू ए, बताऊंगा अभी ए का मीनिंग क्या है यहाँ पर, डेल के की पावर माइनस रो प्लस वन माइनस डेल्टा एल की पावर माइनस रो ब्रैकेट वन पावर में वन बाई रो। देखिएगा भाई, अब देखो भाई सी एस प्रोडक्शन फंक्शन, भाई बहुत बार नेट के अंदर क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि सी एस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ए किसको शो कर रहा है, एक यहाँ पर किसको शो कर रहा है, टेक्नोलॉजी को, ठीक है भाई। डेल्टा किसको शो कर रहा है, डेल्टा शो कर रहा है भाई यहाँ पर शेयर, शेयर यानी कि कैपिटल का शेयर कितना है, समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। डेल्टा किसको शो कर रहा है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन को बताऊंगा अभी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है भाई। देखिएगा डेल्टा यानी कि टोटल प्रोडक्शन के अंदर कैपिटल का शेयर कितना है, मान लीजिए डेल्टा की वैल्यू 0.30 है, 0.40 है, तो लेबर का शेयर कितना बचेगा उस टोटल में, 0.60। अरे डेल्टा किसको शो करा है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, यानी कि लेबर कैपिटल का शेयर कितना है, क्लियर है। तो ये याद रखना भी आपको कि डेल्टा का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग क्या है, और के का मतलब आपको पता है, ये कैपिटल को शो कर रहा है एल लेबर को, और रो किसको शो कर रहा है भाई, ये जो रो है ये किसको शो कर रहा है भाई, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर क्या मीनिंग है इसका, कि किस हद तक हम कैपिटल और लेबर को आपस में सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, समझ रहे हो। तो रो किसको शो कर रहा है यहाँ पर भाई, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर को, क्लियर है। अब सीएस प्रोडक्शन फंक्शन की ये इंपॉर्टेंट अभी याद रखोगे, इसको आगे क्वेश्चन आएगा बहुत बार। तो देखिए सीएस प्रोडक्शन फंक्शन की लास्ट स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर मैं निकाल लूं, सेम उसी मेथड से लास्ट स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसका भी मैं क्या निकाल लूंगा, देखिए कुछ नहीं है, सिंपल, बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा भी अगर हम इसका निकालेंगे सीएस प्रोडक्शन फंक्शन का। अब हमारे पास टाइम की कमी है भाई, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट हम सिर्फ उसी को करते जा रहे हैं। देखिए जब सीएस प्रोडक्शन फंक्शन का हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगी भाई, टेक्नोलॉजी में चेंज, वही सेम प्रोसेस, इसका एमपीएल निकालेंगे, एमपी के निकालेंगे, वो जो प्रोसेस उसके अंदर की है ना वही सेम करेंगे, क्लियर। जब इसको हम सोल्व करेंगे ना उस प्रोसेस से, तो इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगी वो आएगा भाई वन डिवाइड बाई वन माइनस सॉरी वन प्लस पी, पी का मतलब यानी कि रो, क्लियर है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आएगी भी, सी एस प्रोडक्शन फंक्शन की वन डिवाइड बाई प्लस रो। तो आप इसको याद रखोगे भाई, सी एस प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है, वन डिवाइड बाई वन प्लस रो, वन डिवाइड बाई वन प्लस रो, क्लियर है। अब देखिएगा अगर मैं रो की वैल्यू
अरे कॉमन सेंस की बात, अगर रो की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर मैं रो की वैल्यू बोल दूं भाई आपको लेस देन 1, लेस देन 1, क्लियर है, तो रो की वैल्यू 1 से छोटी है तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, अरे टोटल वैल्यू क्या आएगी, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी रो पी भाई रो, अगर रो की वैल्यू लेस देन 1 है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आएगा मेरा, ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन 1 आएगा, समझ रहे हो। अगर रो की वैल्यू मेरी इक्वल टू 1 है, अगर रो की वैल्यू मेरी, सॉरी अगर रो की वैल्यू मेरी 0 है, रो की वैल्यू मेरी इक्वल टू 0 है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आएगा 1, अगर रो की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 है तो रो की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आएगा, लेस देन 1, लेस देन 1, क्लियर, अभी इसको निकाल सकते हो आप। अब एक बात देखिएगा, जो कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन था उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आती है, 1 सिर्फ, क्या रहती है 1, लेकिन जो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी कि कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फंक्शन है, उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है, तीनों तरीके से हो सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं भाई कि जो कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन है वो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन का एक हिस्सा मात्र है, या आप बोल सकते हो भाई सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ही कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है, समझ रहे हो भाई, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ही कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है। तो सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन एक लार्ज प्रोडक्शन फंक्शन है और कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक छोटा प्रोडक्शन फंक्शन है। सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ही कांस्टेंट रिटर्न उसके लिए भी आ जाते हैं, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी सभी प्रकार के आ जाते हैं, क्लियर अभी। तो अब आगे देखिएगा भाई, इसके बाद क्वेश्चन कितने आइएगा भाई, देखो क्वेश्चन क्या था हमारा कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है भाई, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले आया था भाई सीएस प्रोडक्शन फंक्शन 1965 के अंदर, तो आपको ये डेट याद नहीं रखनी भी, आपको सिर्फ सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आया था उसके बाद क्या आया था। कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन आया था भाई 1927 में, देखिए पहले तो आया था कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन बाद में आया सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन सीएस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो लार्ज है किससे, कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन से, ठीक है। ट्रांसलोक प्रोडक्शन फंक्शन आया था भाई 1967 के अंदर, तो ट्रांसलोक जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इसको नहीं करवा रहा भाई मैं, क्लियर। कभी पूछेगा तो सीक्वेंस में पूछ सकते हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में कुछ नहीं पूछा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है ट्रांसलोक प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट, क्लियर, इसलिए इसको हम नहीं कर रहे भाई। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया था भाई 1890 के अंदर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया था 1890 के अंदर। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है वो देखिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अरे सिंपल है भाई, देखिए मान लीजिए मैं आपको जब फर्म थ्योरी हमने स्टार्ट की थी तो फर्स्ट डे ही हमने किया था, जब फर्म थ्योरी हमने स्टार्ट की तो फर्स्ट डे ही हमने किया था, जब वो चार डायग्राम बनाए थे ना तो उसमें क्या किया था, लैंड को फिक्स किया था, कैपिटल को इंक्रीज किया था, सॉरी लेबर को इंक्रीज करते गए थे। मान लीजिए लैंड तो 1 एकड़ फिक्स, लेबर बढ़ाता गया, लेबर मान लीजिए 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, तो टोटल प्रोडक्शन स्टार्टिंग में क्या 10, 20, 40, फिर उसके बाद कम होना स्टार्ट हो गया भाई, मान लीजिए 50, बढ़ता है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद 60 और 65, इसी तरीके से एमपी एफपी निकल के आए थे भाई, क्लियर है। तो देखिएगा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, मान लीजिए कैपिटल और लेबर है, दो वेरिएबल है मेरे पास, जैसे यहाँ पर लेबर और सॉरी लैंड और लेबर थे मेरे पास, तो मैं एक चीज को फिक्स रखूं, मान लीजिए स्टार्टिंग में प्रोडक्शन किया मैंने, एक कैपिटल का यूज किया, एक लेबर का यूज किया, उसके बाद मैं क्या करूं, कैपिटल को फिक्स रखूं, सिर्फ और सिर्फ लेबर को बढ़ाता जाऊं, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं देखिए ये क्या है, पहले स्टार्टिंग में प्रोपोर्शन क्या था 1:1, अरे स्टार्टिंग में रेशियो, अरे प्रोपोर्शन होता क्या रेशियो, स्टार्टिंग में क्या था कैपिटल लेबर रेशियो 1:1, उसके बाद क्या हो गया 1:2, इसी तरीके से यहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग में रेशियो क्या था 1:1, यानी कि 1 लैंड 1 लेबर, 1 एकड़ लैंड और 1 लेबर, उसके बाद क्या हुआ 1:2, 1:3, 1:4, उसी को हम क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी कि कैपिटल लेबर रेशियो में चेंज होने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन में क्या चेंज हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन किया तो उसमें हमारे 4 डायग्राम आए थे, ये क्या था मेरा टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, क्लियर है, इस तरीके से हमारे डायग्राम आए थे भाई, क्लियर। टोटल कॉस्ट का भी हमने इसके अंदर शो किया था, ये मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन था, ये मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। अब देखिएगा तो इनको सीक्वेंस में करना था भी हमें, तो आपको पता लग गया सीएस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ट्रांसलोग हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसलिए सिर्फ आप ये याद रखोगी ये कब आया था अभी 1967 में,
तो इनको सीक्वेंस में लगा तो सबसे पहले क्या आएगा, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि 4 वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए भाई। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए पहले ईएएस, ईएएस क्या भाई, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम आई थी 1993 में, 1993 में। आज के टाइम में हमारे लिए खास इंपोर्टेंस नहीं, इसलिए इनके ऊपर डिटेल में नहीं लिखवा रहा, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी है टाइम की कमी, समझ रहे हो भाई। यूजीसी ने डेट जो है एनटीए की डिक्लेयर कर दी है भाई, 8 तारीख से एग्जाम स्टार्ट आपके। क्लियर है। तो 9 तारीख को हमारे इकोनॉमिक्स का होने के बिल्कुल चांस है कि 9 तारीख को हमारा इकोनॉमिक्स का नेट का टेस्ट होगा। क्लियर है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को करेंगे हम। 2012 के पेपर करने के बाद 2013, 2014, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर करेंगे पीछे से स्टार्ट। क्लियर है। 3 साल के पेपर करवा दूं एक बार आपको, उसके बाद हम पीछे से स्टार्ट करेंगे 2021 से। क्लियर। 2021 से 2020 जितने पेपर हम कवर कर सकेंगे उतने कवर करेंगे। अब आपके पास है 15 डेज, तो 15 डेज भैया आप दिन रात एक कर दो, समझ रहे हो भाई, दिन रात एक कर दो। और अब सारा का सारा जो फोकस है वो इस स्टडी की तरफ रखो। क्लियर भाई। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप किसी भी टाइम मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो। अब देखिएगा भाई, ईएएस, ईएएस क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम कब आई थी 1993 के अंदर। जेआरवाई, जेआरवाई क्या है भाई, जवाहर रोजगार योजना कब आई थी 1989 के अंदर। ट्राइजम, इनकी फुल फॉर्म लिख लेना भाई, बस इतना इनफ है भाई हमारे लिए। ट्राइजम, ट्राइजम क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर सॉरी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये स्कीम कब आई थी भाई हमारी 1979 में। RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 के अंदर आया था। तो इनको सीक्वेंस में लगाना भी लगा सकते हो। सबसे पहले क्या आएगा, ट्राइजम, यानी कि 2 वाला फर्स्ट पे। उसके बाद आएगी भाई रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 2 4, तो ये आंसर हो जाएगा भाई 2 4, और उसके बाद फर्स्ट, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 2 4 और फिर थर्ड, 2 4 थर्ड, सॉरी डी आंसर आएगा भाई इसका, डी आंसर है भाई। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा अभी, अरेंज द ओरिजिन ऑफ मनी इन ए सिक्वेंटल ऑर्डर, तो आपको इनको भी सीक्वेंस में लगाना भी। तो पहले कौन सा था, तो सबसे पहले क्या सिस्टम चला हुआ था भाई, बार्टर सिस्टम था। क्लियर है। अरे बार्टर सिस्टम समझते हो ना, कॉमोडिटी, वस्तु के बदले वस्तु। अरे बार्टर सिस्टम यानी कि कॉमोडिटी मनी। आप गेहूं देते थे, गेहूं के बदले आपको मान लीजिए शूज मिल जाते थे, शूज के बदले आपको गेहूं मिल जाते थे। समझ रहे हो, पहले क्या सिस्टम चला हुआ था भाई, कॉमोडिटी मनी, यानी कि बार्टर सिस्टम चला हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या आया भाई, फिर आया कॉमोडिटी के बाद मेटल, तांबे सिल्वर गोल्ड के जो है सिक्के चले भाई। क्लियर। सबसे पहले कॉमोडिटी आई, फिर मेटेलिक आया, उसके बाद पेपर मनी आई, फिर आया चेक, चेक सबसे लास्ट में। तो इसको सीक्वेंस में लगा लेना भाई, कॉमोडिटी पहले यानी कि थर्ड पहले, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चले भाई, अरेंज दी फॉलोइंग थ्योरीज इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये मनी डिमांड की थ्योरी है भाई, जो आपको करवाई थी मैक्रो के अंदर, मनी डिमांड की थ्योरीज, वहां से क्वेश्चन आया हुआ भाई कि इनको डिटेल में सीक्वेंस में लगाइएगा भाई। तो देख लीजिएगा भाई एक बार मनी डिमांड की थ्योरी, आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मनी डिमांड की थ्योरीज को। देखो भाई, तो सबसे पहले क्या आई थी भाई, फीसर की। अरे सबसे पहले किसकी थ्योरी की थी हमने, फीसर की भाई। तो देखिएगा फीसर की मनी डिमांड की थ्योरी भाई, फीसर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, देखिएगा भाई। फीसर क्वांटिटी थ्योरी, तो देखिएगा भाई, फीसर की क्वांटिटी थ्योरी क्या थी, एम वी इजकल टू पी टी, फीसर की इक्वेशन है भाई। टी को काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए हमने इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या ले लिया था, इनकम। और क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्शन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ मनी ऑटोमेटिक कांस्टेंट। अरे यही था भाई, क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है भाई, क्लासिकल एकदम से लेके चलता है फुल एम्प्लॉयमेंट। अरे क्लासिकल और केंजियन वाला करवाया था ना आपको, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है भाई, प्रोडक्शन सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट है तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फिक्स। अर्थात क्या हो गया भाई इसका मीनिंग, प्रोडक्शन फिक्स, प्रोडक्शन फिक्स है तो वेलोसिटी ऑफ मनी ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाएगी भाई।
क्लियर, क्योंकि वाई बढ़ेगा तभी वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए डिमांड साइड अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको ये डिमांड साइड से करवाया था और सप्लाई साइड से, दो साइड से करवाया था भाई। डिमांड साइड से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को मनी डिमांड की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं भाई। देखिए डिमांड साइड में क्या किया था हमने कि अगर पी बढ़ेगा तो मनी की डिमांड बढ़ेगी। अरे डिमांड साइड में क्या किया था हमने कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो मनी की डिमांड बढ़ेगी, समझ रहे हो, और प्राइस बढ़ेगा फिर मनी की डिमांड बढ़े तो प्राइस बढ़ने का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ मनी कम होना। अरे प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ मनी इक्वल टू 1/p। अरे प्राइस बढ़ गया, पहले तो 1 रुपए में एक चॉकलेट आती थी, अब वही सेम चॉकलेट 2 रुपए की हुई है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया, गिर गई। अरे पैसे की जो कीमत है वो क्या हुई, कम, तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर है, तो डिमांड साइड में क्या बोलता है भाई कि अगर प्राइस इंक्रीज तो मनी की डिमांड इंक्रीज, और सप्लाई साइड में क्या बोलता है भाई, सप्लाई साइड, कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस का लेवल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने से प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, केवल और केवल क्या बढ़ेगा, प्राइस। तो समझे, अभी देखिए अगर मैं सप्लाई साइड बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले मनी सप्लाई बढ़े तो प्राइस बढ़ेगा सिर्फ, क्योंकि क्लासिकल थॉट है। क्लियर, अगर आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछ ले भाई कि क्लासिकल थॉट के अंदर अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो इकोनॉमी में क्या चेंज आएगा, इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज हो, प्राइस लेवल चेंज होगा। मनी सप्लाई में चेंज होने से या तो कम हो मनी सप्लाई या ज्यादा हो, तो उससे सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, प्राइस लेवल में, प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर, डिमांड साइड में हमने क्या किया है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो मनी की डिमांड बढ़ेगी, समझ रहे हो, प्राइस बढ़ेंगे तो मनी की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद हमने किया था कैश बैलेंस अप्रोच। अरे कैश बैलेंस अप्रोच किया था ना कैम्ब्रिज की, कैम्ब्रिज थॉट, कैश बैलेंस अप्रोच, कैम्ब्रिज थॉट भाई पीगू का। उसके बाद देखिए कैम्ब्रिज आया भाई, कैम्ब्रिज थॉट या कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच किसकी की भाई, पीगू की, पीगू और मार्शल, पिग्गू मार्शल की गिवन है भाई कैश बैलेंस अप्रोच, पिग्गू और मार्शल की। अब देखिएगा भाई इन्होंने क्या बोला भाई कि फिशर ने तो क्या बोल दिया था, मनी की डिमांड वैल्यू ऑफ मनी पर डिपेंड करेगी, कि अगर अगर वैल्यू ऑफ, अगर प्राइस बढ़ेगा तो मनी की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी पर डिपेंड हो गई मनी की डिमांड। क्लियर है, तो कैम्ब्रिज ने ये बोला भाई कि वैल्यू ऑफ मनी को कौन डिसाइड करता है, समझ रहे हो, कैम्ब्रिज यानी कि कैश बैलेंस अप्रोच में क्या बोला गया भाई कि वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड कौन करता है, तो वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड कौन करेगा, कौन डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ मनी को, ये बोलता है वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन करते हैं मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड। क्लियर, मनी की सप्लाई स्टॉक वेरिएबल है तो कांस्टेंट, अरे मनी की सप्लाई जो है एक स्टॉक वेरिएबल है तो मनी की सप्लाई तो कांस्टेंट हो गया, तो वैल्यू ऑफ मनी किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ मनी की डिमांड पर। तो ये क्या बोलता है कि मनी की डिमांड कब बढ़ेगी, ये बोलता है मनी की डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगा, सॉरी जब प्राइस कम होगा। तो देखिए देखिए इसने क्या बोला भाई, देखिए फीसर ने बोला कि मनी की डिमांड डिसाइड करती है वैल्यू ऑफ मनी पर, ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड कौन करेगा, तो वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड करेगा ये बोलता है मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड। मनी की सप्लाई स्टॉक वेरिएबल तो कांस्टेंट, तो किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ मनी की डिमांड पर। अब ये क्या बोलता है भैया आगे कि मनी की डिमांड कब बढ़ेगी, ये बोलता है कि अगर मनी की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल कम हो जाएगा। अगर मनी की डिमांड बढ़ेगी तो देखिए एग्जांपल क्या देता है भाई कि मान लो भाई जो एप्पल जो है वो 100 रुपए केजी है, ठीक है, मनी की डिमांड बढ़ गई, मनी की डिमांड बढ़ने का मतलब समझते हैं ना, पॉकेट में ज्यादा। अरे मनी की डिमांड का मतलब है कि जो लोग हैं वो अपने पास पैसा रखना पसंद करते हैं। क्लियर, तो इससे क्या हो जाएगा, कमोडिटी के प्राइस कम हो जाएंगे। अरे जब कोई वस्तु को खरीदेगा ही नहीं, मनी की डिमांड बढ़ गई यानी कि पॉकेट में ज्यादा हो गया, कोई वस्तु को खरीदेगा नहीं तो कमोडिटी के प्राइस क्या हो जाएंगे, कम। तो अब क्या हो जाएंगे, सेब जो है 100 रुपए में 2 केजी। क्लियर है, तो ये क्या बोलता है भाई कि मनी की डिमांड का रिलेशन है 1/p के साथ, समझ रहे हो, मनी की डिमांड कैसा रिलेशन है, 1/p, अगर मनी की डिमांड बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, यानी कि p बढ़ेगा 1/p। अगर मनी की डिमांड बढ़ गई मेरी तो प्राइस लेवल क्या जाएगा, डिक्रीज होगा, समझ रहे हो, अगर मनी की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल डिक्रीज होगा। क्लियर है, उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या है अभी, मिल्टन फ्रीडमैन आए भाई शिकागो अप्रोच लेकर, मिल्टन फ्रीडमैन। तो अब देखिएगा मिल्टन फ्रीडमैन की थर्ड थ्योरी आई भाई, मिल्टन फ्रीडमैन,
मिल्टन फ्रीडमैन, जिसको हम शिकागो अप्रोच भी बोलते हैं भाई, शिकागो अप्रोच, या इसका दूसरा नाम क्या है, रीस्टेटमेंट थ्योरी ऑफ मनी डिमांड। अरे रीस्टेटमेंट थ्योरी ऑफ या रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसकी थी, फिशर की। इसने क्या बोल दिया था, सिर्फ और सिर्फ रीस्टेटमेंट दी थी। अरे आपको करवा चुका मैं ये पहले डिटेल में, जब आपको मैक्रो करवाई थी, तो आप अपनी फेयर नोटबुक में खुद के नोट्स भी पढ़ लेना। तो मिल्टन फ्रीडमैन क्या बोलता है भाई शिकागो अप्रोच में, इसको हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी किसकी है, मिल्टन फ्रीडमैन की। तो मिल्टन फ्रीडमैन इसके अंदर क्या बोलता है भाई, कि मनी की वैल्यू ज्यादा क्यों हो जाती है, समझ रहे हो, ये क्या बोलता है भाई कि मनी की वैल्यू ज्यादा क्यों हो जाती है। तो फ्रीडमैन बोलता है भाई वैल्यू ऑफ मनी इसलिए बढ़ती है क्योंकि एसेट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्या बोलता है भाई, कि वैल्यू ऑफ मनी इसलिए बढ़ जाती है कि एसेट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। इसको रीस्टेटमेंट क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि फिशर तो गुड्स के प्राइस लेता है, ये किसके प्राइस लेता है, एसेट्स के। बात बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका है, वो गुड्स के प्राइस लेता है, ये एसेट्स के, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, रीस्टेटमेंट है ये तो किसका, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिमांड का। क्लियर है। तो मिल्टन फ्रीडमैन क्या बोलता है भाई, कि एसेट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, इसीलिए जो है वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। एसेट्स के प्राइस बढ़ने से क्या हो जाता है, लोग जो पैसे को अपने पास मनी की डिमांड बढ़ा देते हैं। मनी की डिमांड, अरे देखिए एसेट्स के प्राइस बढ़ गया, अगर आपको कोई एसेट्स खरीदनी है तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, मनी की डिमांड, अब पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। अरे एसेट्स के प्राइस बढ़ गए तो मनी की डिमांड बढ़ा देंगे लोग, क्यों, क्योंकि अगर जिसको एसेट्स खरीदनी है वो मनी की डिमांड, यानी कि पैसा अपने पास स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, और पैसा जब बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अरे जब मनी की डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी बढ़ेगी भाई। क्लियर है। तो ये क्या बोलता है भाई रीस्टेटमेंट थ्योरी के अंदर, कि अगर एसेट्स के प्राइस बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ जाती है। क्लियर है भाई। तो इसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। उसके बाद आया भाई पेटिंगटन का रियल बैलेंस इफेक्ट। पेटिंगटन का रियल बैलेंस इफेक्ट, पेटिंगटन का रियल बैलेंस इफेक्ट में पेटिंगटन क्या बोलता है, कि प्राइस बढ़ने से मनी डिमांड ऐसे ही नहीं बढ़ती, कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो रियल मनी सप्लाई कम होती है। अरे मनी की सप्लाई और मनी के, तो रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, गुड्स मार्केट की डिमांड और सप्लाई में इफेक्ट आएगा। दोबारा देखिएगा, रियल बैलेंस इफेक्ट में पेटिंगटन क्या बोलता है भाई, कि पीछे जितने भी इकोनॉमिस्ट है सभी बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ मनी ऐसे बढ़ घट जाती है। ये बोलता है कि जब भी प्राइस लेवल में चेंज आता है तो उससे रियल मनी सप्लाई में चेंज होगा, रियल मनी सप्लाई में चेंज होने की वजह से गुड्स मार्केट की सप्लाई और डिमांड में चेंज होगा। अरे समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए जैसे ही प्राइस लेवल चेंज, तो प्राइस लेवल में क्या होगा, एम बाई पी, रियल मनी सप्लाई एम बाई पी। तो अगर पी कम हो गया तो रियल मनी सप्लाई बढ़ गई, पी अगर बढ़ गया तो रियल मनी सप्लाई कम हो गई। समझ रहे हो। तो जैसे ही रियल मनी सप्लाई बढ़ कम कम ज्यादा हो गई तो उससे क्या होगा, गुड्स मार्केट के ऊपर इफेक्ट आएगा। अरे किसी वस्तु की अगर प्राइस कम हो गई तो गुड्स मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और कम हो गए तो, अगर बढ़ गए प्राइस तो डिमांड कम हो गया, कम हो गए तो प्राइस डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स पर इफेक्ट होगा भाई। तो ये क्या बोलता है रियल बैलेंस में, कि इससे क्या होगा, गुड्स मार्केट की सप्लाई और डिमांड का दोबारा बैलेंस में आएगा, और दोबारा बैलेंस होने की वजह से फिर प्राइस जो है वैल्यू ऑफ मनी डिसाइड होगी। तो क्या बोल रहा है भाई, दोबारा से सिस्टम सेट होगा, रियल बैलेंस से मनी की डिमांड दोबारा सेट होगी, इससे मनी की डिमांड क्या होगा, रियल बैलेंस इफेक्ट पर डिपेंड करती है। दोबारा देखो, देखिएगा पेटिंगटन क्या बोलता है भाई, कि जैसे ही प्राइस लेवल में डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो रियल मनी सप्लाई में चेंज, रियल मनी सप्लाई में चेंज होने की वजह से गुड्स मार्केट की डिमांड और सप्लाई में चेंज, गुड्स मार्केट की डिमांड और सप्लाई में चेंज होने की वजह से इक्विलिब्रियम का लेवल दोबारा आता है, और फिर वैल्यू ऑफ मनी डिसाइड होती है। समझ रहे हो। तो यही बोलता है भाई पेटिंगटन का रियल बैलेंस इफेक्ट। उसके बाद आपको मनी सप्लाई की अप्रोच करवाई थी, वो क्या थी, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल अप्रोच, शिकागो अप्रोच या मोनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग, गुरले एंड शाह, रेड क्लिफ अप्रोच। क्लियर है। तो ये आप सभी घर से एक बार और पढ़ोगे भी अच्छे से, समझ रहे हो, सभी मनी डिमांड की थ्योरी। तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है भाई अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी थ्योरी फिशर की आई भाई, तो क्वांटिटी थ्योरी फिशर की सबसे पहले आई भाई, क्वांटिटी थ्योरी फिशर की, एम वी इजकल टू पी टी, ये लिख लेना भाई क्वांटिटी थ्योरी किसकी है। उसके बाद रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी किसका है, मिल्टन फ्रीडमैन का। अरे रीस्टेटमेंट थ्योरी ऑफ किसकी है, मिल्टन फ्रीडमैन की, मिल्टन फ्रीडमैन। और कैश बैलेंस अप्रोच किसकी है, पिगू या मार्शल की, पिगू या कैम्ब्रिज अप्रोच भी बोलते हैं जिसको, कैम्ब्रिज थॉट। कैश बैलेंस अप्रोच पिगू और मार्शल की। ठीक है भाई, कि मनी की सप्लाई की मनी वैल्यू ऑफ मनी को कौन डिसाइड करता है, मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड। इनकम थ्योरी, इनकम थ्योरी यानी कि केन्स की मनी डिमांड की थ्योरी। केन्स की मनी डिमांड की थ्योरी क्या है, मनी डिमांड किसका फंक्शन है,
आर और वाई का। क्लियर है? तो इसको इनकम थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकम क्या है, व्हाट इज इनकम? इनकम इज माई प्रोडक्शन। अरे इनकम क्या है? इनकम थ्योरी ऑफ डिमांड किसकी गिवन है भाई? केन्स की। याद रख लेना भाई, इनकम थ्योरी ऑफ डिमांड किसकी गिवन है? केन्स की। तो इनकम होती क्या है? इनकम क्या है? इनकम मेरा प्रोडक्शन होता है भाई। और इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम को हम क्या बोलते हैं? हमारा प्रोडक्शन। क्लियर है? तो वाई के साथ मनी डिमांड का रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। और आर के साथ रिलेशन नेगेटिव। कल भी आपको डिटेल में करवाया था भैया। ठीक है भाई, तो इसलिए आज डिस्कस नहीं करवा रहा केन्स वाली मनी डिमांड की थ्योरी। क्लियर? तो इनको हम सीक्वेंस में लगाना। तो सबसे पहले तो आई थी भाई क्वांटिटी थ्योरी फिशर की। क्लियर है? फिशर के बाद आई थी भाई कैश बैलेंस अप्रोच पीगू की। अरे इसी सीक्वेंस में आपको करवाया था। सबसे पहले फिशर की यानी कि थर्ड पहले, उसके बाद कैश बैलेंस अप्रोच 4, और उसके बाद केन्स वाली आई थी, और उसके बाद आई थी भाई रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि डी आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कि इनके कालक्रम को भाई आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इनका कालक्रम देख लीजिएगा भाई, मैं यहाँ पर सभी का लिख रहा हूँ भाई। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ का कालक्रम था भाई 1723 से 1790। ठीक है भाई। मोल्थस का देखिएगा, मोल्थस का था भाई 1723 से 1790। मोल्थस का था भाई 1766 से 1834। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है भाई कि एडम स्मिथ पहले आया था, उसके बाद मोल्थस था, उसके बाद रिकार्डो, उसके बाद जो भी था। क्लियर सीक्वेंस? उसके बाद देखिएगा भाई रिकार्डो का कालक्रम। रिकार्डो आया था भाई 1772 में, और डेथ कब हुई भाई रिकार्डो की? 1823 में। उसके बाद है भाई जेएस मिल। जेएस मिल आए थे भाई 1806 में, और डेथ हुई थी भाई इनकी 1873 के अंदर। क्लियर है? तो आपको सिर्फ ये देखिए, एक बार लिख तो लीजिएगा पेपर के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, कि एडम स्मिथ का कालक्रम ये है, मोल्थस का ये है, रिकार्डो का ये है, जेएस मिल का ये है। क्लियर? तो उसके बाद आपको सिर्फ इतना याद रखना भी कि सबसे पहले एडम स्मिथ आया था, उसके बाद मोल्थस, उसके बाद रिकार्डो, फिर जेएस मिल। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा भाई इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा आप उसके बाद। देखो भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है भाई, सुम्पीटर का मॉडल। अरे सुम्पीटर का ग्रोथ मॉडल पूछा गया भाई। तो देखिएगा भाई सुम्पीटर का ग्रोथ मॉडल क्या था भाई। देखो, सुम्पीटर ने सबसे पहले क्या भाई 1911 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पेपर पब्लिश किया। देखिएगा भाई, सुम्पीटर ने पेपर पब्लिश किया 1911 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और अपने पेपर पब्लिश में क्या बोला भाई इसने, कि कोई भी कंट्री जो डेवलप कैसे कर सकती है। सबसे पहले क्या बोला था? सर्कुलर फ्लो का ब्रोक होना, कि सर्कुलर फ्लो का होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? सर्कुलर फ्लो में आपको क्या करवाया था? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देती है? लेबर। ठीक है भाई, अरे फास्टली करवा रहा हूँ भाई। फर्म बदले में क्या देती है? वेज। हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या देती है? मनी। फर्म बदले में क्या देती है? गुड्स। अरे हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो बदले में फर्म क्या मिलती देती है? गुड्स। तो ये क्या बोलता है भाई सुम्पीटर की, सबसे पहले तो इकोनॉमी के अंदर, सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट के लिए सर्कुलर फ्लो का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये क्या बोलता है? सेकंड नंबर पे जरूरी है इनोवेशन का होना। इनोवेशन, नई नई खोज भाई। क्लियर है ना? सुम्पीटर के अकॉर्डिंग इनोवेशन क्या है भाई? नई टेक्नोलॉजी, नई वस्तु, नई मार्केट का आना, ये सभी क्या है भाई? इनोवेशन के टाइप। थर्ड ये क्या बोलता है? बैंक क्रेडिट का होना जरूरी है। इनोवेशन तो यानी कि सोच तो लिया अपने अपने माइंड में कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, समझ रहे हो, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए, तो बैंक क्रेडिट की फैसिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ ये क्या बोलता है भाई? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो वो पैसा लगाता है, यानी कि रिस्क लेने वाला, कि एंटरप्रेन्योर का सोसाइटी के अंदर होना जरूरी है। उसके बाद ये क्या बोलता है? बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में क्या बोलता है ये? प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, जिसमें स्वम लाइक क्लस्टर था। देखिए फिफ्थ नंबर पे क्या बोलता है? बिजनेस साइकिल। फिर इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाती है? बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल कैसे आती है देखिएगा, ये मान लीजिए इनोवेशन हो गया, प्राइमरी वेव, इसको क्या नाम दे दिया इसने? प्राइमरी वेव। जैसे ही इनोवेशन हुआ, लोग क्या करते हैं? उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। प्राइमरी वेव के ऊपर क्या आ जाती है? सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव, और इसी को ये क्या बोलता है? स्वम लाइक क्लस्टर। स्वम लाइक क्लस्टर, यानी कि टिड्डी दल की बातें उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। स्वम लाइक क्लस्टर। क्लियर है? तो अब देखिएगा, ये जब पॉजिटिव होता है ना,
अरे जब ये पॉजिटिव पार्ट होता है तो ये कब होता है, जब इनोवेशन होता है। और ये कब आ जाता है, डाउन कब चली जाती है इकोनॉमी, जब इनोवेशन जो पुराना होना स्टार्ट हो जाता है। फिर कोई नया बंदा नया इनोवेशन करता है तो दोबारा क्या होता है, दोबारा से सर्कल जो है ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रेड साइकिल जो है जनरेट होता रहता है। क्लियर है। तो ये था भाई हमारा सुम्पीटर का। उसके बाद बैलेंस्ड ग्रोथ और अनबैलेंस्ड ग्रोथ में आपको पहले ही करवा चुका। बैलेंस्ड ग्रोथ किसकी गिवन है, रोडान मर्कसेलिस की। अनबैलेंस्ड ग्रोथ किसकी गिवन है, अरिशमैन और क्या था भाई, कल भी क्वेश्चन आया था ना। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ किसकी गिवन है भाई, अरिशमैन और भाई नाम। क्लियर। अरिशमैन और उनके साथ एक और थे भाई। क्लियर भाई। तो अब उसके बाद देखिएगा भाई हमारा क्वेश्चन क्या है भाई। तो आज आपको क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन के ऊपर पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करना है। देखिए कल मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या करवा चुका भाई, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेजरमेंट की मेथड करवा चुका भाई। क्लियर। आज आपको घर से क्या करके आना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मेजरमेंट की मेथड और जितनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, एडम स्मिथ की थ्योरी हो गई, रिकार्डो की, मोल्थस की, कार्ल मार्क्स की। क्लियर। सभी थ्योरी आपको करके आनी है। बिल्कुल इजी इजी है भाई, तो एक बार पढ़ लीजिएगा उनको। ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अभी नेट के अंदर। दिस सीक्वेंस प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर मॉडल, सीक्वेंस में लगाओ भाई कि डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले क्या है, सर्कुलर फ्लो, उसके बाद इनोवेशन, फिर बैंक क्रेडिट, फिर श्रम लाइक क्लस्टर। तो बी आंसर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिएगा अब, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, कि इन थ्योरीज को ऑर्डर में लगाइएगा। तो देखिएगा कंपेयर, सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, अरे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया भाई, इंटरनेशनल ट्रेड से। तो सबसे पहले था मर्कलिस्ट थॉट, कल भी आपको डिटेल में करवा चुका भाई मैं इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले आया मर्कलिस्ट थॉट, ट्रेड जो जीरो सम गेम। उसके बाद आई एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एडम स्मिथ की। तो इसमें क्या बोलता है एडम स्मिथ, कि इंटरनेशनल ट्रेड से बहुत कंट्री जो है गेन प्राप्त कर सकती है। कब, अगर एक कंट्री के अंदर कोई चीज सस्ती पड़ू जो दूसरी कंट्री के अंदर दूसरी चीज सस्ती पड़ू जो। क्लियर। तो सबसे पहले हमने मर्कलिस्ट आई, उसके बाद एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, उसके बाद कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज आई रिकार्डो की। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में रिकार्डो ने क्या बोला भाई, कि इंटरनेशनल ट्रेड से अगर अगर किसी कंट्री के अंदर दोनों ही वस्तुएं सस्ती पड़ी हो रही हो, तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा ही नहीं। लेकिन रिकार्डो बोलता है इसके बाद भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा, किसके बेस पर, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के बेस पर। अरे समझ पा रहे हैं ना, अरे जब जो मैं अभी ये बोल रहा हूँ थ्योरी माइंड में चल रही है ना आपके, कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में ये था। क्लियर। कल भी आपको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डिटेल में करवाई है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रिकार्डो की भाई। उसके बाद था फिर हमारा एचओ थ्योरम भाई, एक्सरोलिन थ्योरम। ठीक है। उसके बाद हमने किया था भाई फैक्टर एंडोमेंट थ्योरम। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है हमारा मर्कलिस्ट, फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। क्लियर। उसके बाद फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भाई। अरे फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में क्या था, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में ये बताया गया भाई, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के अंदर, या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं जिसको भाई हम, तो और एचओ थ्योरम के नाम से भी जानते हैं भाई। तो देखिएगा इसमें क्या बोला गया भाई, कि कोई भी कंट्री के अंदर जो है वो लेबर एबोडेंट होती है या कैपिटल एबोडेंट। तो इसके लिए इसने दो क्राइटेरिया दिया, प्राइस क्राइटेरिया और फिजिकल क्राइटेरिया। प्राइस क्राइटेरिया में प्राइस की सेंस ले लो, फिजिकल क्राइटेरिया में क्वांटिटी की सेंस ले लो। क्लियर है। और बीच में एक हमारी एबरलर थ्योरी रहेगी, एबरलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ठीक है। अगर वो होता तो तीसरे नंबर पे हो जाता। तो फर्स्ट क्या आएगी, एब्सोल्यूट, यानी कि सेकंड फर्स्ट, उसके बाद सेकंड के बाद फर्स्ट, फिर फोर्थ, और फिर लियोनटिफ पैराडॉक्स। लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या था भाई, लियोनटिफ ने जब डाटा कलेक्ट किए तो लियोनटिफ ने क्या पाया भाई, कि यूएस के अंदर क्या हो गया, एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं लेबर वाली गुड का और इंपोर्ट कर रहे हैं कैपिटल वाले गुड्स का। तो एक लियोनटिफ पैराडॉक्स था, इसको सोल्व किसने किया, केसिंग ने। समझ रहे हो, इसको सोल्व किसने किया भाई, केसिंग ने। तो इसलिए तो बोलते हैं अमेरिकन लेबर इज नॉट ए लेबर, ही इज ए कैपिटल। अमेरिका की जो लेबर है वो एक लेबर नहीं है, वो क्या है, कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल। समझ रहे हो। अब आगे चलिएगा भाई, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए सिक्वेंटल ऑर्डर। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे भाई वो ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना ज्यादा पूछे जाते थे भाई। क्लियर। तो इनको भी आप कर लीजिएगा भाई। देखो भाई तो सीक्वेंस में करते हैं भाई। कहाँ से मॉडल पूछा गया भाई, रोस्टोव। अरे रोस्टोव की 5 स्टेज है। अरे समझ रहे हैं रोस्टोव की, हमने 5 स्टेज मॉडल किया था रोस्टोव का भाई। तो देखिएगा भाई रोस्टोव का। तो सबसे पहले क्या था भाई रोस्टोव के मॉडल के अंदर, ट्रेडिशनल सोसाइटी। देखो करवा देता हूँ एक बार भाई। देखो भाई सबसे पहले रोस्टोव ने क्या बताया, अरे सभी थ्योरी ये क्या थी भाई,
कि कोई भी कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री किस तरीके से डेवलप करेगा। क्लियर। तो ये 5 तरीके से बताता है कि 5 स्टेज। फर्स्ट, द ट्रेडिशनल सोसाइटी। द ट्रेडिशनल सोसाइटी, अरे ये आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या बोलता है भाई, इसमें रोस्टो बोलता है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर जो पुराने तरीकों से की जाती थी और घटते प्रतिफल का नियम जो है एग्रीकल्चर के अंदर लगता था। क्लियर है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है न्यू टेक्नोलॉजी का क्या पाया जाता था भाई, अभाव। क्लियर है। और जनसंख्या में परिवर्तन होता था। मोल्थस जैसा बोलता है वैसे ही कि पॉपुलेशन तो जीपी सीरीज में बढ़ती है और प्रोडक्शन एपी सीरीज में बढ़ता है। ये मानना था भाई रोस्टो का। दोबारा देखिएगा ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर क्या बोल, देखिए भाई नेट के अंदर इतनी डिटेल में तो कभी जाएगा ही नहीं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर क्या है, प्री कंडीशन में क्या है, टेक ऑफ में क्या है। क्लियर। तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से भी अगर कंफर्म है ना तो भी आप इजिली करेक्ट कर सकते हो नेट वगैरह को, समझ रहे हो। तो देखिएगा अब आप अपना 100% बिल्कुल दिन रात एक कर दो, रात को सोते टाइम भी आपके माइंड में चलनी चाहिए इकोनॉमिक्स, तभी आपका कुछ हो सकता है क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। क्लियर। और साथ के साथ एक बात और भाई, फर्स्ट पेपर को भी टाइम देना स्टार्ट करो भाई। जो नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई वो फर्स्ट पेपर को टाइम देना स्टार्ट करो। तलवीर तलवीर सिंह का चैनल है भाई यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट पेपर के लिए। अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं खुद करवा देता भाई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट पेपर के, लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है। तो तलवीर सर के लेक्चर देखो भाई आप यूट्यूब के ऊपर। तो तलवीर सर के जो आपको करना क्या है भाई, उन्होंने पेपर सोल्व करवाए हो जैसे अब हम अब पेपर सोल्व कर रहे हैं ना, उसी तरीके से उन्होंने पेपर सोल्व करवाए हुए हैं फर्स्ट फर्स्ट पेपर। तो अब 2020-21 सिर्फ 1-2 साल के पेपर देखो और उन्हीं को रिवाइज करते रहो, समझ रहे हो। तो उनसे आपका जो आइडिया वो काफी हद तक, अरे आपको आइडिया आ जाएगा कि टीचिंग से कैसे क्वेश्चन और उसको हैंडल कैसे करना है, समझ रहे हो। रिसर्च से कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है भाई। कंप्रेहेंसिव कैसे हैंडल करना है, डीआई को आपको कैसे हैंडल करना है, क्लियर है। तो एक बार आप उनको देख लीजिए, 1-2 साल के डेली रिपीट में उनको देखिएगा। फिर उनका टेलीग्राम के ऊपर चैनल है भाई, वहां से पीडीएफ आप निकालिए और उनको आप सोल्व प्रैक्टिस करते जाइएगा। अब आप फुल डे इसके ऊपर लगाइए भाई, समझ रहे हो। तो देखिएगा, तो देखो भाई हम रोस्टो के मॉडल पे थे भाई। सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में रोस्टो क्या बोलता है भाई कि सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है पुराने तरीकों से की जाती थी, घटते प्रतिफल का नियम लगता था और नई नई टेक्नोलॉजी का अभाव था। उसके बाद क्या बोलता है सेकंड स्टेज, ये सेकंड स्टेज बोलता है भाई द प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। द प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ में रोस्टर क्या बोलता है भाई कि सोशल की जो इन्वेस्टमेंट है वो 5% से कम होगा। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो 5% से कम होगा, किसके, नेशनल इनकम के 5% से भी कम होगा इन्वेस्टमेंट। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ में क्या बोलता है भाई कि इस सिचुएशन में सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ट्रेडिशनल से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। सोसाइटी के अंदर जो है 3 तरीके से चेंज आएंगे। फर्स्ट क्या बोलता है वो, सोशल ओवरहेड कैपिटल में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्या बोलता है भाई, सोशल और ओवरहेड कैपिटल में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड बोलता है भाई एग्रीकल्चर में चेंज हो जाएगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड बोलता है भाई वो फॉरेन ट्रेड में बढ़ावा मिलेगा, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ भाई। परी कंडीशन ऑफ टेक ऑफ में क्या बोलता है, सोसी में बढ़ावा मिलेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगी और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। टेक ऑफ स्टेज में क्या बोलता है भैया, थर्ड स्टेज कौन सी है इसकी, टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज में ये बोलता है भाई कि जब प्री कंडीशन की सभी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो टेक ऑफ हो जाता है भाई। टेक ऑफ का मतलब क्या भाई कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर गई। इसमें क्या होता है भाई, बेसिक सेक्टर जो होती है इकोनॉमी के वो मूव करना स्टार्ट कर देती है और इकोनॉमी जो है सेल्फ सस्टेन ग्रोथ जो इकोनॉमी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। सेल्फ सस्टेन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू रोस्टो इज नोन एज टेक ऑफ स्टेज। यानी कि जब इकोनॉमी खुद से ग्रोथ करने लग जाए तो उसी को ये क्या बोलता है, टेक ऑफ स्टेज। क्लियर। उसके बाद देखिएगा टेक ऑफ स्टेज की सिचुएशन क्या बोलता है, टेक ऑफ में इन्वेस्टमेंट जो है 5 से 10%। और भाई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और भाई इसके साथ साथ बोलता है ये इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमी का, और साथ के साथ वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास होता है। उसके साथ साथ वही पॉलिटिकल सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो मॉडर्नाइज हो जाते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी क्या आ जाती है अभी एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है आ जाती है। उसके बाद फोर्थ स्टेज ये बोलता है डिराइव टू मैच्योरिटी। डिराइव टू मैच्योरिटी डिराइव टू मैच्योरिटी में रोस्टो क्या बोलता है भाई, स्टेज पर पहुंचने के बाद सोसाइटी के अंदर
मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और 75% जो लेबर पहले जो एग्रीकल्चर के ऊपर थी बिफोर टेक ऑफ से पहले जो 75% लेबर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी वो अब कम होकर कितनी रह जाती है, सिर्फ 20%। क्लियर। फिफ्थ में क्या बोलता है भाई, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। इस स्टेज में क्या बोलता है भाई कि इस स्टेज पर पहुंचने के बाद लोगों का जो सोशल वेलफेयर है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इकोनॉमी सप्लाई साइड से हटकर डिमांड साइड पर शिफ्ट हो जाती है। इकोनॉमी जो है सप्लाई साइड से हटकर डिमांड साइड पे शिफ्ट हो जाए, यानी कि अब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन सप्लाई साइड की प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम किस में रहती है भाई, डिमांड साइड प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। क्लियर है। तो ये था भाई रोस्टोव का मॉडल। तो देखिएगा, तो इनको सीक्वेंस में लगाना था भाई। तो सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके बाद प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, तो प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ दे नहीं रखा, तो उसके बाद क्या थी, टेक ऑफ स्टेज, तो सेकंड नंबर पर टेक ऑफ, उसके बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी, और उसके बाद आइए मास कंजप्शन। क्लियर है। तो इसको लगा लेना भाई सीक्वेंस में, पहले पे क्या आएगा भाई, ट्रेडिशनल सोसाइटी इनकी 2, तो देखिएगा 2, उसके बाद भाई 3, यानी कि डी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, कि भाई टैक्स को इम्प्लीमेंट करो कि सबसे पहले लैंड रेवेन्यू कब आया, 1793 के अंदर आया था भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। यस भाई, जो आपको करवाए थे ना मालवाड़ी सिस्टम, जो जमींदार, जो आपको 3 प्रकार के सिस्टम करवाए थे, तो लैंड रेवेन्यू किसके अंदर लिया जाता था भाई, जमींदारी प्रथा के अंदर। क्लियर है। तो अब देखिएगा इंटरनेशनल ट्रेड का नोट्स, सॉरी आईटी का नोट्स, इंडियन इकोनॉमी का नोट्स निकालिएगा भाई। इंडियन इकोनॉमी के नोट्स के ऊपर पेज नंबर पे निकालिए आप। इंडियन इकोनॉमी के नोट्स में भाई पेज नंबर निकालिएगा भाई 36, 36 नंबर पेज निकालिएगा भाई। इंडियन इकोनॉमी के नोट्स के अंदर 36 नंबर पेज, नंबर 36 पेज पर चलिएगा। तो देखिए 36 पेज पर क्या है भाई हमारा, टैक्सेशन कमेटी इन इंडिया, सभी को मिल गया होगा भाई। 36 पेज निकालिएगा इंडियन इकोनॉमी के नोट्स का, और वहां पर आपको मिलेगा भाई टैक्सेशन कमेटी इन इंडिया। तो देखिएगा सबसे पहले जो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन आया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो आज आपको करवा रहा हूँ भाई। देखिएगा टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, अरे आपको याद रखना भी बिल्कुल अच्छे से। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जो आया 1953 के अंदर, जॉन मिथाई का, जॉन मिथाई का टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन सबसे पहले आया 1953 के अंदर, जॉन मिथाई का गिवन है। कैल्डर रिपोर्ट आई भाई 1956 के अंदर, नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ भाई कैल्डर रिपोर्ट। तो देखिएगा मैं बोल रहा हूँ भाई कैल्डर रिपोर्ट कब आई, कैल्डर रिपोर्ट आई 1956 के अंदर। क्लियर है। इंडियन टैक्स रिफॉर्म के ऊपर। उसके बाद देखिएगा तो कैल्डर रिपोर्ट के अंदर किस किस टैक्स में रिफॉर्म किया गया है वो देखिएगा। रिफॉर्म का मतलब समझते ना रे, सुधार। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। तो 1956 के अंदर आई भी कैल्डर रिपोर्ट। तो इसमें क्या क्या सुधार किए गए, पर्सनल इनकम टैक्स पर, एनुअल वेल्थ पर, गिफ्ट टैक्स पर, टैक्स रेट पर, और कैपिटल गेन टैक्स पर। उसके बाद देखिए थर्ड, थर्ड कमेटी कब आई भाई, डायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी, वांचू कमेटी। डायरेक्ट टैक्सेशन पर कमेटी आई 1970 के अंदर, वांचू कमेटी। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से वांचू कमेटी कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, आपको कमेटी दे देगा ये सभी, और 5-6 जितनी भी कमेटी है बोलेगा इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो वांचू कमेटी कब आई, 1970 के अंदर। और एक के एन राज कमेटी है भाई 1972, गिवन है क्या इसके अंदर, हाँ भाई बिल्कुल। देखिए के एन राज कमेटी, के एन राज कमेटी है भाई, एग्रीकल्चर के ऊपर आई थी,
1972 में के एन राज कमेटी, 1972 के अंदर आई थी के एन राज कमेटी। तो इसको आपको अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जॉन मिथाई का कब आया, कैलेंडर रिपोर्ट कब, वांचू कमेटी, डायरेक्ट टैक्स पर के एन राज कमेटी, एग्रीकल्चर पर और इनडायरेक्ट टैक्स पर आई थी भाई जहा कमेटी, जहा कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स पर 1978 के अंदर, सॉरी 1977 के अंदर भाई, 1977 के अंदर आई थी इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर जहा कमेटी। क्लियर। उसके बाद आया था भाई वेट। अब देखिए वेट क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स। देखिए वेट क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स। अब उसके बाद देखिएगा, सॉरी ये मिक्स हो गया अभी इसके अंदर। अच्छा देखिएगा भाई, जा कमेटी के अंदर क्या क्या किया गया था, वेट का इंट्रोड्यूस किया गया था और ऑक्ट्री ड्यूटी को एबोलिश किया गया था। क्लियर। तो उसके बाद देखिएगा चौकसी कमेटी आई, एक बार इन कमेटी को देखिएगा, उसके बाद बताऊंगा भाई ये वेट क्या होता है, मोड वेट क्या होता है, सब बताऊंगा। 6 देखिएगा भाई चौकसी कमेटी, चौकसी कमेटी, चौकसी कमेटी कब आई भाई, 1978 के अंदर। समझ रहे हो, चौकसी कमेटी आई 1978 के अंदर। उसके बाद देखिएगा राजा जी चलैया कमेटी, राजा जी चलैया कमेटी, राजा जी चलैया कमेटी आई 1991 के अंदर। राजा जी चलैया कमेटी कब आई भी, 1991 के अंदर। और 8th कमेटी है जी विजय केलकर कमेटी, डॉक्टर विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी आई भी 1900 सॉरी 2001-2 के अंदर भाई। विजय केलकर कमेटी कब आई भाई, 2001-2 के अंदर विजय केलकर कमेटी। क्लियर। अब देखिएगा भाई आपको क्या कैसे करना है भाई। देखिए सबसे पहले तो आपको ये 8 कमेटी जो है इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। टैक्सेशन कमेटी जॉन मिथाई जो कमीशन आया था 1953 में, कैलेंडर रिपोर्ट 1958 के अंदर। जब हम कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे ना, तो एट लास्ट तक हमारे पास 2 से 3 पेज ऐसे मिलेंगे जो डाटा के होंगे इस तरीके के। क्लियर है। उनको आपको क्या करना है, इन सभी को आपको एक, अरे ये तो आपको ना टिप्स भी हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन और इनको सीक्वेंस में लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ। क्लियर। तो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन कब आया, 1953 में, कैलेंडर रिपोर्ट 1956 में, वांचू कमेटी 1970 में, के एन राज कमेटी 1972 में, जा कमेटी 1977 के अंदर, 1970 के अंदर, चौकसी कमेटी 1978, राजा जी चलिया कमेटी 1991 और विजय केलकर कमेटी 2001-2 के अंदर। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा भाई देखिएगा उसके बाद देखिएगा मोड वेट का आपको मिला होगा अभी कि मोड वेट कब आया। यहाँ से सीक्वेंस में अभी देखिएगा सबसे पहले आया मोड वेट कब आया भाई, अरे बताऊंगा ये देखिए मोड वेट आया भाई, मॉडरेट, मोड वेट का फुल फॉर्म क्या है, मॉडरेट वैल्यू एडिड टैक्स 1986 के अंदर। क्लियर है। मॉडरेट इनकम टैक्स आया था भाई 1860 के अंदर, सबसे पहले जो इनकम टैक्स आया था वो आया था 1860 के अंदर। क्लियर है। और इनकम टैक्स में रिफॉर्म हुए थे 1961 के अंदर। इनकम देखिए इसमें सभी गिवन, अभी मैं इसके सीक्वेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ भाई, नोट्स के हिसाब से देखिएगा। मोड वेट आया था 1986 में, इनकम टैक्स 1860 में, सेल्स टैक्स आया था 1956 के अंदर, इनकम टैक्स में रिफॉर्म हुआ 1961 में, कोऑपरेटिव टैक्स आया था 1961 के ऊपर, एक्सपेंडिचर टैक्स आया था 1987 में, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है भाई, इंजॉयमेंट पर टैक्स, समझ रहे हो, इंजॉय करने पर जो टैक्स लगे उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो ये आया था 2005 के अंदर। सर्विस टैक्स 1995 में, वेट आया था 2005 के अंदर। और गिफ्ट टैक्स, वेट क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स, मोड वेट क्या था भाई, मॉडरेट वैल्यू एडिड टैक्स। क्लियर। मोड वेट के बाद क्या आया, वेट 2005 के अंदर। और गिफ्ट टैक्स आया भाई 2009 के अंदर। क्लियर है। तो आपको ये सभी सीक्वेंस में याद होने चाहिए भाई। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा ये फाइनेंस कमीशन की अंडर आर्टिकल 38 पेज नंबर पे चलिएगा। फाइनेंस कमीशन की आर्टिकल 288 के अकॉर्डिंग क्या है भाई, योगी संत था, चंदा मांगने राजा के पास गया, राजा त्यागी था, त्याग करने को रेडी हो गया। वो आपको लिखवाया था ना भाई कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। सॉरी आपको नहीं करवाया ना भाई अभी, चलो आपको अभी नहीं करवाया, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं करवाऊंगा भाई कि जो फाइनेंस कमीशन की जो चेयरमैन है उनको कैसे आप याद रख सकते हो। तो अब आपको आज क्या याद रखना है भाई कि इनकम टैक्स कब आया, मोड वेट कब आया, सेल्स टैक्स कब आया, इनकम टैक्स कब आया। क्लियर। ये सभी डेटा आपको माइंड में होनी चाहिए भाई। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन अभी हमारा कि सबसे पहले कौन सा है, तो लैंड रेवेन्यू सब 1793 के अंदर आया भाई, जमींदारी प्रथा में।
क्लियर है भाई। तो 1793 के अंदर आया था भाई ये, किसका गिवन था भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जमींदारी प्रथा में। उसके बाद रेतवाड़ी प्रथा, यानी कि रेतवाड़ी सिस्टम किसका गिवन था, थॉमस मुनरो का 1820 के अंदर। उसके बाद मालवाड़ी सिस्टम था विलियम बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1833 के अंदर। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे पहले तो क्या आएगा इसमें, लैंड रेवेन्यू। उसके बाद सेल्स टैक्स 1956, अरे सेल्स टैक्स कब आया, 1956, तो इनको आप याद करोगे भाई सभी को। मोडवेट 1986 और सर्विस टैक्स 1995। तो इन सभी को आप सीक्वेंस में लगा लेना भाई। सबसे पहले क्या आएगा, लैंड रेवेन्यू, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, किन को करेक्ट उसमें लगाइए भी सीक्वेंस में। तो एक बात याद रखिए भाई, सबसे पहले आया था टी टेस्ट हमारा। ठीक है, सबसे पहले टी टेस्ट, उसके बाद आया था हमारा एफ टेस्ट। क्लियर, टी के बाद हमारा कौन सा आया था भाई, फिर एक आगे क्वेश्चन आएगा भी, उसके अंदर ये सभी टेस्ट गिवन मिलेंगे। तो वहां पर आपको लिखूंगा भाई कि सबसे पहले हमें टी टेस्ट यूज करते हैं, उसके बाद एफ टेस्ट, उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट। क्लियर है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, टी टेस्ट। उसके बाद आएगा हमारा एफ टेस्ट। उसके बाद आएगा भाई कैंडल पार्सल रैंक कोरिलेशन, और फिर आएगा हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। तो सीक्वेंस में लगा लेना भी इसको, टी टेस्ट यानी कि थर्ड पहले, टी टेस्ट पहले, उसके बाद एफ टेस्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखिएगा भाई, देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा भाई, डबल क्राइटेरिया वेलफेयर क्या होता है। देखो भाई, देखो देखिए, वेलफेयर क्राइटेरिया जो है तीन 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 लोगों की गिवन है भाई। पेरेटो का वेलफेयर क्राइटेरिया एंड सेक्टोवस्की। तो पेरेटो का क्या, वो क्या है भाई, पेरेटो का तो मैं आपको करवा चुका भाई। पेरेटो का क्या गिवन है भाई, पेरेटो बोलता है कि पेरेटो ऑप्टिमिलिटी क्या होती है भाई, कि एक के एक की यूटिलिटी को कम किए बिना दूसरी की यूटिलिटी को ना बढ़ाया जा सके। क्लियर है, और पेरेटो ऑप्टिमिलिटी क्या है भाई, एक की यूटिलिटी को कम किए बिना अगर मैं दूसरे की को बढ़ा दूं तो उसको बोलते हैं पेरेटो ऑप्टिमिलिटी। ठीक है, देखिएगा मैं एग्जांपल से करवाता हूँ। दिस बी की यूटिलिटी है यहाँ पर, बी इज यूटिलिटी, ए की, ठीक है भाई, ये यूटिलिटी कर्व है। मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, ठीक है, अगर कोई बंदा ए से बी पर चला जाए, ए से पॉइंट बी पर चला जाए, तो यहाँ पर बी की यूटिलिटी बढ़ गई ना, अरे बी की यूटिलिटी बढ़ गई, ए की तो यूटिलिटी उतनी रही, अरे ए की यूटिलिटी तो उतनी, बी की यूटिलिटी बढ़ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए से बी पॉइंट पर जाना, पेरेटो इंप्रूवमेंट। इसी तरीके से अगर मैं ए से सी पॉइंट पर जाऊं, तो ये भी क्या, पेरेटो इंप्रूवमेंट, यानी कि बी की तो कम हुई नहीं लेकिन ए की बढ़ गई। अरे एक की कम हुए बिना अगर दूसरे की बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेटो इंप्रूवमेंट या पेरेटो इंप्रूवमेंट। क्लियर है भाई, तो पेरेटो इंप्रूवमेंट है भाई। तो अब अगर मैं बी से सी पे आऊं या सी से बी पे जाऊं, तो वो क्या है, यानी कि बी और सी पॉइंट क्या है मेरे, पेरेटो ऑप्टिमल। पेरेटो ऑप्टिमल का मतलब क्या भाई, कि एक की यूटिलिटी को कम किए बिना मैं दूसरे की यूटिलिटी को नहीं बढ़ा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी। ठीक है भाई, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी। अब उसके बाद देखिएगा भाई, कैलड्रिक्स का क्राइटेरिया क्या बोलता है भाई, कंपनसेशन क्राइटेरिया। देखिए भाई, एज यूटिलिटी, बी की यूटिलिटी। ठीक, मान लीजिए रेड वाली है कोई कमोडिटी, ए का यूटिलिटी करो, और ग्रीन है बी का यूटिलिटी कराओ, बी कमोडिटी का, ए कमोडिटी, बी कमोडिटी। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए
एक पॉइंट है ए, ठीक है, क्लियर, ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर ए की यूटिलिटी इतनी है, बी की यूटिलिटी इतनी है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए और ए पॉइंट से शिफ्ट होकर सिस्टम चला जाए बी पॉइंट पर, ठीक, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई और सिस्टम किस पे चला गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला गया भाई, क्लियर है। तो इससे क्या हो गया अभी, ए को तो लॉस हो गया और बी को बेनिफिट हो गया, अरे ए को लॉस हो गया, बी को बेनिफिट हो गया, क्लियर है। तो कैलड्रिक्स क्या बोलते हैं अभी, कंपनसेशन क्राइटेरिया कैलड्रिक्स का। तो कैलड्रिक्स क्या बोलते हैं अभी कि बी व्यक्ति जो है खुद का कंपनसेट कर दिया, क्या बोलेगा बी व्यक्ति कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, देखिए इस पूरे ग्रीन वाले पर बी कहीं पर भी मूवमेंट कर सकता है, देखिए रेड से ग्रीन पर आने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी का चेंज होना जरूरी है, दोबारा समझिएगा, मैं ग्रीन टू ग्रीन पर कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ और रेड से रेड पर मूव कर सकता हूँ, लेकिन रेड से ग्रीन और ग्रीन से रेड पर आने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी का चेंज होना जरूरी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी तभी मैं रेड से ग्रीन और ग्रीन से रेड हो सकता हूँ, क्लियर है। तो बी क्या करेगा भैया, अब बी क्या बोलेगा कि मैं मेरा थोड़ा सा कम करके, देखिए बी का थोड़ा सा कम हुआ और ए की बढ़ गई भी यूटिलिटी, ए की यूटिलिटी वापस उतनी होगी भी, क्लियर है। तो बी इसको हम क्या बोलते हैं अभी, कंपनसेट करना, कंपनसेट करना, कंपनसेशन क्राइटेरिया, ये किसका था कैलड्रो एक्स का गिवन था, क्लियर। उसके बाद था भाई डबल क्राइटेरिया, देखिए इसी के अंदर देखिएगा भाई, देखो देखिएगा, अब देखिएगा भाई सिक्टोवस्की क्या बोलता है, सिक्टोवस्की बोलता है भाई, एक मिनट, देखिएगा सिक्टोवस्की बोलता है, मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गए हम, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गए। अब देखिए सिक्टोवस्की क्राइटेरिया में क्या बोलता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से ए से बी पॉइंट पर नहीं, बी वन पॉइंट पर आ गया, वो किस पॉइंट पर आ गया भाई, वो बी वन पॉइंट पर। तो इसमें क्या हो गया, ए को लॉस हो गया, बी को बेनिफिट, अरे ए को लॉस हो गया और बी को बेनिफिट, समझ रहे हो ना, सिस्टम क्या हुआ है भाई, ए को लॉस हो गया और बी को बेनिफिट, क्लियर। तो अब ये क्या बोलता है भाई सिक्टोवस्की में कि अब जो बी जो व्यक्ति है वो कंपनसेट करने के लिए बी से सी पॉइंट पर तो आएगा नहीं, अरे यानी कि सी पॉइंट पर अगर आ गया तो वो बाद में एफ पॉइंट पर जा सकता है ना, इस पॉइंट पर मान लीजिए ये कोई एफ पॉइंट है तो वो बी वन पॉइंट पर है। अब देखो दोबारा देखिए क्या बोल रहा हूँ, ए पॉइंट पर है कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई और वो बी वन पर चला गया, तो इससे क्या हो गया, ए को लॉस हो गया, बी को बेनिफिट हो गया। तो अब बी व्यक्ति उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, क्यों, बी व्यक्ति को कंपनसेट करने के लिए बी पे आना पड़ेगा और फिर बी से एफ पे जाना होगा, क्लियर। तो अगर बी व्यक्ति बी पर, बी वन वाला व्यक्ति बी पर आएगा तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, अरे अगर बी वन वाला व्यक्ति जो है वो बी पॉइंट पर आएगा बी, तो बी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो बी ऐसा करेगा नहीं, क्लियर है। तो बी तो ऐसा करेगा नहीं, तो जब बी वन से बी पर आना, बी वन से बी पर आना तो नॉट पॉसिबल है भाई, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्लियर है। तो सीटोबस की क्या बोलता है भाई कि किसी भी व्यक्ति को एक बार बी से पॉइंट पर बी वन पर भेज दो, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को बी पॉइंट से बी वन पर भेज दो, उसके बाद ए व्यक्ति अगर ये भी बोले ना कि मैं आपको मान लीजिए घूस दूंगा, अरे कुछ मान लीजिए उसको लालच दे भाई कि मैं आपको घूस दूंगा, समझ रहे हो, तो उसके बाद भी जो बी वन व्यक्ति है वो बी पॉइंट पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बी व्यक्ति जब बी वन पॉइंट से बी पर आएगा तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्लियर है। तो बी व्यक्ति चाह कर भी ए व्यक्ति को कंपनसेट नहीं कर सकता और ना ही घूस लेगा। तो ये क्या बोलता है भाई चिक्टोवस्की में, डबल क्राइटेरिया, डबल बेनिफिट क्राइटेरिया में क्या बोलता है कि इसके दो बेनिफिट हो जाएंगे, कि ए व्यक्ति ना तो उसको घूस दे सकेगा और बी व्यक्ति चाहकर भी गवर्नमेंट के सिस्टम को ब्रोक नहीं कर सकता और वो चाहकर भी बी वन से बी सिस्टम पर नहीं आ सकता। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके की पॉलिसी लेके आओ गवर्नमेंट कि ना तो ए पर्सन उसको घूस देने में समर्थ रहे और ना ही बी व्यक्ति चाहकर भी बी पॉइंट बी वन वाला यानी कि बी वन पॉइंट से बी पर आ सके, समझ रहे हो। तो इसी को ये क्या बोलता है भाई डबल बेनिफिट क्राइटेरिया, देखो डबल क्राइटेरिया वेलफेयर, डबल क्राइटेरिया वेलफेयर किसका गिवन है अभी, सिक्टोवस्की का, क्लियर है। तो याद रखना भी आपकी डबल क्राइटेरिया बेनिफिट किसका गिवन है, सिक्टोवस्की का। अब देखिएगा उसके बाद, तो ये तो हो गया थर्ड तो फोर्थ से मैच, थर्ड फोर्थ से मैच। अब उसके बाद देखिएगा इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, बिल्कुल इजी है भाई, देखिएगा इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम और बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम से। देखिए इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम अभी कैंथ जे एरो की गिवन है अभी,
एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। तो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, तो एरो क्या बोलता है अभी देखिए, अभी जैसे इलेक्शन हुए थे ना चेयरमैन के, चेयरमैन और मेंबर ऑफ कमेटी के इलेक्शन हुए थे अभी भाई हरियाणा के अंदर। तो देखिए एरो क्या बोलता है भाई कि कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं है, समझ रहे हो। एरो क्या बोलता है भाई कि इलेक्शन फेयर कब होंगे, जब चार कंडीशन फुलफिल हो जाएं। फर्स्ट कंडीशन बताऊंगा अभी डिटेल में भी, यूनानिमिटी, यूनानिमिटी। सेकंड कंडीशन बोलता है भाई ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। थर्ड कंडीशन बोलता है भाई ये डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। और फोर्थ बोलता है भाई ये नो डिक्टेटरशिप, बोलता है भाई कि फेयर जो इलेक्शन है ना वो कभी नहीं होती। फेयर इलेक्शन के लिए इन चार कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, और ये चार कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं होती, एक ना एक कंडीशन तो फेल हो ही जाती है, यानी कि चारों कंडीशन का फुलफिल होना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट ये बोलता है भाई यूनानिमिटी। यूनानिमिटी क्या होता है भाई देखिएगा कि ए ग्रेटर देन बी है, समझ रहे हो। मान लीजिए ए व्यक्ति के वोट आ गए 70, आगे 50, तो ये होना चाहिए भाई कि ये व्यक्ति विनर हो। क्लियर, ये तो होता ही है भाई हमेशा। तो यूनानिमिटी की फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है भाई कि ए ग्रेटर देन बी। क्लियर है। सेकंड कंडीशन बोलता है भाई ट्रांजिटिविटी, कि ए ग्रेटर देन बी है, मान लीजिए ए के 70 है, बी के 50 है और सी के 45। क्लियर, बी के 50 और ए के कितने होगी 70। तो ये क्या बोलता है ट्रांजिटिविटी, ये सिचुएशन है और बी वाला छोड़ जाए तो ए ग्रेटर देन सी होगा भाई। तो ये बात ट्रांजिटिविटी अंदर क्या बोलता है, ए ग्रेटर देन बी है तो पक्की बात है ए ग्रेटर देन सी भी होना चाहिए। ये ना हो कि बी छोड़ गया तो, एक मिनट में, हेलो, हाँ आऊँगा, लेट आऊँगा तो, अभी लेक्चर चल रहा है तो टाइम लगेगा। ओके ओके। देखिएगा भाई ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी देखिएगा, ट्रांजिटिविटी में क्या बोलता है भाई ये कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो अगर बी जो है इलेक्शन से अपना नाम वापस भी ले ले तो भी ए ग्रेटर देन सी होना चाहिए। ठीक है। थर्ड बोलता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के अंदर ये क्या बोलता है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात देखिए, जहां पर रूल फेल होने के चांस बहुत ज्यादा होता है डिपेंडेंसी में। देखिए डिपेंडेंसी में क्या बोलता है भाई कि ऐसा सिस्टम ना हो जैसा आमतौर पर हम देखते आए हैं हरियाणा के अंदर, जैसे गवर्नमेंट बनी भाई तो कंबाइन हो गए भाई। क्लियर है। जो दुष्यंत चौटाला को क्या है भाई डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया, समझ रहे। तो देखिए इसका ये बोलता है भाई ऐसा सिस्टम ना हो कि मान लीजिए ए के 70 वोट हैं, बी के 50 वोट हैं और सी को 45 वोट मिले हैं। क्लियर। तो ऐसा ना हो कि बी और सी कॉम्बिनेशन बना ले, यानी कि बी और सी आपस में कॉम्बिनेशन मिला ले, तो क्या हो जाएगा, बी इसके पास कितने वोट हो जाएंगे 95 हो जाएंगे। बी और सी जब अगर आपस में जुड़ जाएं तो कितने हो जाएंगे 95। तो विनर कौन होगा, बी और सी वाली पार्टी। क्लियर। तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हार जाएगा भाई। अरे समझ रहे हो ना, ए इलेक्शन हार जाएगा। क्लियर है। तो डिपेंडेंसी के अंदर ये क्या बोलता है भाई कि ऐसा सिस्टम इलेक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए कि देखिए अभी सभी मेजोरिटी किसको पसंद करती है, ए व्यक्ति को। क्लियर है। लेकिन होता क्या है भैया, आमतौर पर बी और सी कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और ए व्यक्ति जो है वो हार जाता है, समझ रहे हो। तो ये बोलता है डिपेंडेंसी, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। थर्ड बोलता है नो डिक्टेटरशिप। नो डिक्टेटरशिप में क्या बोलता है भाई कि जब भी कोई व्यक्ति वोट गिरने जाए तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि मान लीजिए वो किसी के नीचे काम करता है तो मालिक ने बोल दिया कि अगर वोट दे के आने हैं, या मान लीजिए आम आदमी पार्टी को वोट दे के आने हैं, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। नो डिक्टेटरशिप, समझ रहे हो। जब भी कोई व्यक्ति वोट गिरने जाए, वोट डालने जाए, तो वो बिल्कुल फ्री माइंड से लेके आए, ये ना हो कि उसके ऊपर किसी चीज का कोई प्रेशर हो। क्लियर है। तो एरो क्या बोलता है भाई कि ये चारों कंडीशन का एक साथ फुलफिल होना इम्पॉसिबल है, इसीलिए कोई भी इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं होता। ठीक है भाई। तो अब देखिएगा, तो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम किसकी है, कैन थेरो की। क्लियर है। और ये बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म,
बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म किसकी है भाई? कार्ट एंड मार्क की। इसको आगे करवाऊंगा भाई, आगे क्वेश्चन आएगा जब। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है भाई जे बी क्लार्क की। ठीक है भाई। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है भाई? जे बी क्लार्क की। ये थ्योरी भी आपको आगे डिटेल में लिखवाऊंगा भाई, सभी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को। क्लियर है? तो अभी आप देखिएगा आगे। क्लियर? अभी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि बिहेवियर किसकी है, मार्जिनल किसकी है, डबल क्राइटेरिया क्या है, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम क्या है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको करवाए हैं भाई, तो इनको आप कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, 42 क्वेश्चन देखिएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई? देखो, मैच करने हैं भाई। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन सी है भाई? रॉबर्ट लुकास। अरे जब आपको मैक्रो करवाई थी तब उस टाइम लिखवाया था ना न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की लिस्ट। क्लियर है? आगे क्वेश्चन के ऊपर भी लिखवा दूंगा भाई कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन से थे। रॉबर्ट लुकास, रॉबर्ट रॉबर्ट बोरोसिलाई। क्लियर है? जॉन मूथ, ये सभी क्या थे? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किससे मैच करेगा? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मैच करेगा मेरा यहाँ पे रॉबर्ट लुकास से। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। और एक बात भाई, देखिए, कंजप्शन हाइपोथेसिस है। कल भी क्वेश्चन आए थे 2-3, और आज भी क्वेश्चन आ रहे हैं कंजप्शन हाइपोथेसिस से। तो कंजप्शन हाइपोथेसिस का लिंक मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। वहां पर डिटेल में करवाया गया है हाइपोथेसिस को। अब हमारे पास टाइम कम है तो वहां पर मैंने करवाया हुआ है, तो वहां से कर लीजिएगा आप। एब्सोल्यूट इनकम, सॉरी, केन्स की कंजप्शन हाइपोथेसिस, कुजनेट्स का परमानेंट, मिल्टन मिल्ट किसकी थी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस? मिल्टन फ्रीडमैन की भाई। उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थी। क्लियर है? तो सभी हाइपोथेसिस को वहां पर करवाया गया अभी कंजप्शन की को, तो वहां से आप कर लीजिएगा एक बार। क्लियर है? तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसकी है? मिल्टन फ्रीडमैन की भाई। समझ रहे हो? अरे कल भी क्वेश्चन आया था ना परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस से, कि क्या क्वेश्चन आया था कल, कि कंजप्शन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कंजप्शन जो किस किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम पर। क्लियर है? जो ट्रांजिटिविटी इनकम का रोल था वो तो किस लिए आया था? अरे वो तो पजल को सोल्व करने के लिए आया था कि एपीसी डिक्लाइन करेगी या एपीसी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है ना भाई? तो परमानेंट किससे मैच करेगा? मिल्टन फ्रीडमैन से। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट, ये गिवन है अभी टीएच वैल्यू का, ये भी आगे आपको डिटेल में करवाऊंगा अभी की भी। तो आपको, अरे मल्टीप्लायर इफेक्ट का तो आपको पता ही होगा भाई। क्लियर है? तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट, तो बैलेंस बजट कैसे करते हैं वो आपको करवाऊंगा भाई। ठीक है? टीएच वैल्यू का गिवन है, ये याद रखिएगा आप। न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट कौन है? मैंक्यू। न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट कौन है भाई? मैंक्यू। इसको भी आप, न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट का भी नोट्स दूंगा अभी आपको आगे। क्लियर? स्टिकी नॉमिनल वेज थ्योरी जो है वो किसकी गिवन थी? सॉरी, स्टिकी वेज एंड प्राइस, मेन्यू कॉस्ट किसका गिवन था भाई? मैंक्यू का। क्लियर? तो मेन्यू कॉस्ट ये भी आपको कराऊंगा भाई कि मेन्यू कॉस्ट में क्या बोलता है जो न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट है मैंक्यू, क्या बोलता है भाई कि कॉस्ट बढ़ने के बाद भी जो है गुड्स के प्राइस इंक्रीज नहीं होते। क्यों? कब तक इंक्रीज नहीं होती? ये बोलता है कि मेन्यू कॉस्ट हट जाती है बीच में। मेन्यू कॉस्ट देखिए डेवलप कंट्रीज के अंदर ज्यादा मैटर करती है भाई ये चीजें, अंडर डेवलप कंट्री के अंदर ये चीजें मैटर नहीं करती। तो मैंक्यू क्या बोलता है भाई कि मान लीजिए कॉस्ट इंक्रीज हो गई पर क्वांटिटी 1 रुपीज किसी प्रोडक्ट की, मान लीजिए बर्गर की बात कर रहा हूँ, बर्गर की कॉस्ट इंक्रीज हुई 5 रुपीज। ठीक है? लेकिन होटल के अंदर मेन्यू बना हुआ और मेन्यू की कॉस्ट पड़ती है भाई मान लीजिए 5000 रुपीज। ठीक है? मेन्यू को चेंज करवाने की कॉस्ट। तो और डेली के बर्गर मान लीजिए जो भी सेल होते हैं उनके। क्लियर है? तो ये क्या बोलता है भाई मैंक्यू, मैंक्यू क्या बोलता है भाई मेन्यू कॉस्ट के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी होटल वाला तब तक गुड्स के प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा तब तक गुड्स के प्राइस की बढ़ने वाली कॉस्ट मेन्यू कॉस्ट से ज्यादा ना हो जाए। समझ रहे हो? अरे देखो, अगर वो बर्गर का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करवाना पड़ेगा? सारा का सारा मेन्यू चेंज करवाना पड़ेगा। अरे नया मेन्यू लिस्ट लेके आनी पड़ेगी भाई। एक मिनट। क्लियर है भाई? तो क्या बोलता है भाई कि नया मेन्यू लेके आना होगा भाई। तो नए मेन्यू की कॉस्ट होगी तो क्या बोलता है मेन्यू के इकोनॉमिस्ट मैंक्यू मेन्यू कॉस्ट के अंदर, कि तब तक प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे कम्युनिटी के जब तक कि कॉमोडिटी की कॉस्ट उतनी ना बढ़ जाए जितनी की मेन्यू की कॉस्ट है, उससे ज्यादा ना बढ़ जाए। क्लियर? तो यहाँ से मैच करके आंसर निकाल लेना भाई। तो परमानेंट इनकम किसका क्वेश्चन है? बी किससे मैच करेगा? 4 से। अरे बी 4 से तो एक के अंदर ही है।
तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 43। देखिएगा इनविजिबल हैंड किसका है भाई? अरे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी से क्वेश्चन है। इनविजिबल हैंड किसका क्वेश्चन था? एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी में आया था इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड क्या था भाई? अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ में क्या बोलता है भाई कि लोगों को जो है फ्री छोड़ दिया जाए, उनके गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। समझ रहे हो? तो एडम स्मिथ का। वेरियर नाइट, वेरियर नाइट किसकी है भाई? सुम्पीटर की है भाई। क्लियर है। पी केवरलाई कल भी आपको करवाया था भाई। पी केवरलाई किसका गिवन है भाई? मॉरिस डी मॉरिस का 1979 के अंदर आया था। मॉरिस डी मॉरिस का गिवन है। 3 इंडिकेटर लेके चला इसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। क्लियर अभी? 3 इंडिकेटर लेके चला। और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब आया था? 1990 के अंदर। अमर्त्य सेन और महबूब बुल का गिवन है। 3 इंडिकेटर लेकर चला है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है भाई। सरप्लस वैल्यू किसकी गिवन है? कार्ल मार्क्स के अंदर आई थी भी सरप्लस वैल्यू। अरे कार्ल मार्क्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी उसके अंदर आई थी सरप्लस वैल्यू। तो आज आपका होमवर्क है भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सभी थ्योरी को डिस्कस करोगे। चलिए मैं भी करवाऊंगा भाई आपको यहाँ पर भी डिटेल में, तो एक बार आप खुद पढ़ के आओगे भाई। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सभी थ्योरी को पढ़ोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसको मैच कर लेना भाई। फर्स्ट किसका इनविजिबल हैंड? एडम्स में से यानी कि एक का दो, तो ये आंसर। क्लियर है। और जब नेट के अंदर क्वेश्चन हैंडल करो ना, तो चारों के अंदर से आपको एक या दो पता हो तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? इनविजिबल हैंड एडम्स में जैसे एक से ही मैच हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट चलिएगा भाई 4 सेक्टर मॉडल। तो देखिएगा भाई 4 सेक्टर मॉडल किसका था भाई? मालनोबिस का मॉडल गिवन था भाई 4 सेक्टर। ये आपको 5 ईयर प्लान में करवाऊंगा भाई, मालनोबिस मॉडल वगैरह। ये देखिएगा फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट किसका गिवन है भाई? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, बताइएगा भाई। अरे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट किसका गिवन है? लेविस्टन का। बिग पुश थ्योरी रोस्टर रोडान की। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर आर्थर लेविस का। अभी आपको बता रहा था भाई कि लेविस और फाई एंड रेनिस का जो मॉडल थे वो 2 सेक्टर मॉडल थे। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर लेके चलते हैं और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर। कल कल बात की थी सॉरी इसके ऊपर। तो क्या बोला था भाई जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो वाला क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सी लेबर ऐसी है जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, जिसको हम बोलते हैं डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। तो आर्थर लेविस और फाई एंड रेनिस दोनों क्या बोलते हैं भाई? दोनों का सेम मॉडल है। फाई एंड रेनिस का थोड़ा टेक्निकल मॉडल हो गया था भाई, उसने डायग्राम और 2-3 इक्वेशन दे दी थी भाई। क्लियर है। लेबर रिडंडेंसी रेशियो, क्लियर, नॉन रिडंडेंसी रेशियो, इस तरीके से। तो देखिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट किसके अंदर गिवन था भाई? कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अंदर। देखो तो ये क्या बोलता है भाई 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, फाई एंड रेनिस जो थे और लेविस था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से उस लेबर को उठाओ और इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा दो। तो इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोगों की इनकम इंक्रीज होगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को सस्ती लेबर मिलेगी, तो वहां पर भी जो है इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा भाई? न्यू कैपिटल फॉर्मुलेशन होगी, यानी कि नई कैपिटल जनरेट होगी और इकोनॉमी जो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी। एक टाइम के बाद जो स्टडी स्टेट आ जाएगी। उसके बाद ये क्या बोलता है भाई स्टडी स्टेट आ जाने के बाद, या तो आप बाहर से सस्ती लेबर मंगाओ या एक्स्ट्रा कैपिटल को बाहर भेजो, तो वापस से एक्सेस एक्सेस मात्रा में क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी लेबर की। तो दोबारा लेबर सस्ती, दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट। क्लियर है भाई। और ये बिग पुश थ्योरी के अंदर क्या बोलता है? बिग पुश थ्योरी हो गई, लेविस्टन का क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट हो गया। इसके अंदर ये क्या बोलते हैं देखिए, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में क्या बोलते हैं भाई कि कम से कम, देखिए ये क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट हो या बिग पुश थ्योरी हो, इन सभी के अंदर मॉडल्स के अंदर क्या है भाई कि एक बार इकोनॉमी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर दो। क्या बोलते हैं भाई कि एक बार इकोनॉमी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि वो जो, देखिए जैसे बिग पुश थ्योरी के अंदर क्या बोलता है बड़ा धक्का, कि एक बार इकोनॉमी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि वो जो तीनों चीजें है वो कोऑर्डिनेशन में आ जाए, सप्लाई डिमांड। क्लियर, ये तीनों क्या हो जाए भाई? कोऑर्डिनेशन में हो जाए। और क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में क्या बोलता है भाई? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट किसका गिवन था? लेविस्टन का भाई। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में बोलता है कि एक तो शॉक्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर और एक स्टिमुलेट्स होते हैं। शॉक्स क्या होते हैं? जो इकोनॉमी को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। और ये शॉक्स क्या होते हैं? जो इकोनॉमी को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। स्टिमुलेट क्या होते हैं? जो इकोनॉमी को आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो ये क्या बोलता है भाई? एक बार इतना इन्वेस्टमेंट कर दो को, देखिए मैं डायग्राम से दिखाता हूँ।
देखिएगा भाई, देखो आगे डिटेल में करवाऊंगा, अभी क्वेश्चन आएगा जब। अगर एक ही दिन सभी टॉपिक को डिटेल में कराऊंगा तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा और क्वेश्चन कवर होंगे नहीं। क्लियर? तो हमको क्वेश्चन भी स्पीड में करने हैं भाई। देखिएगा, ये मान लीजिएगा स्टिमुलेट है, ये मान लीजिएगा शॉक्स है। क्लियर? तो ये क्या बोलता है भाई कि एक बार इतना इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। क्या बोलता है भाई कि एक बार इकोनॉमी के अंदर, देखो ये क्या बोलता है कि इकोनॉमी के अंदर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लीजिए इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये पर कैपिटा इनकम है। क्लियर? ये स्टिमुलेंट ले लिया, यहाँ पर ये शॉक्स ले लिया। ठीक है? ये क्या बोलता है कि मान लीजिए आपने इकोनॉमी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, E2 E1 इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इकोनॉमी क्या है, माइनस वाले ज्यादा है। अरे ये माइनस, देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, माइनस वाले ज्यादा है। क्लियर? प्लस वाले नीचे हैं, माइनस वाले ऊपर है भाई। तो इकोनॉमी क्या हुआ, एक टाइम के बाद वापस C1 पॉइंट से ही पर आ जाएगी। क्लियर? तो ये लेविस्टन इसमें क्या बोलता है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट के अंदर कि एक बार कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ई से E2 तक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा इकोनॉमी में, शॉक्स तो ज्यादा, सॉरी स्टिमुलेंट ज्यादा हो जाएंगे और शॉक्स कम हो जाएंगे। स्टिमुलेंट यानी कि पॉजिटिव। स्टिमुलेंट में क्या क्या बोलता है भैया कि इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर, ये सभी चीजें कि स्टिमुलेंट ज्यादा हो जाएंगे इकोनॉमी के अंदर और शॉक्स कम हो जाएंगे, तो इकोनॉमी जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? तो ये था क्रिटिकल मिनिमम ऑफ लेविसन का। उसके बाद बिग पुश थ्योरी रोस्टन उडान की थी। बिग पुश थ्योरी में रोस्टन उडान क्या बोलते हैं, तीन प्रकार की इंडिविजिबिलिटी, फर्स्ट क्या थी, सेविंग और प्रोडक्शन एंड डिमांड। देखिए क्या बोलता है भाई कि एक बार इकोनॉमी के अंदर इतना खर्चा कर दो कि ये सेविंग, प्रोडक्शन और डिमांड तीनों क्या आ जाए भाई, कोऑर्डिनेशन के अंदर हो जाए। क्लियर? तीनों जो है वो कोऑर्डिनेशन में हो जाए तो इकोनॉमी जो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। ये बिग पुश थ्योरी थी रोस्टरडान की। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप था, किसका गेम था भाई, नेल्सन का। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप गिवन था भाई। तो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में क्या बोलता है भाई नेल्सन कि एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके चलता है ये, और एक पर कैपिटा इनकम ग्रोथ को। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे है, इस तरीके से, इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ भाई। क्लियर है? और ये पर कैपिटा इनकम ग्रोथ इसकी। ठीक है जी। अब ये क्या करता है, दोनों डायग्राम को एक साथ कर देता है। देखिएगा, देखो भाई, डी क्या बाई क्या, डीपी बाई पी, ये पॉपुलेशन में चेंज, ये पर कैपिटा इनकम में चेंज। ठीक है भाई, डीपी बाई पी, डी क्या बाई क्या। देखिएगा अब ये क्या बोलता है भाई नेल्सन इसके अंदर भाई कि एक बार, देखिएगा लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बाय नेल्सन, कि एक बार इकोनॉमी के अंदर कितना खर्चा कर दो, मान लीजिए ए बी, अगर आप इतना खर्चा करोगे तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ कम है, तो इकोनॉमी वापस ए पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये क्या बोलता है अंडर डेवलप कंट्री को कि एक बार इकोनॉमी के अंदर ए बी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर दो तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी जो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है भाई? तो ये आप घर से डिटेल में पढ़ लेना भाई। अब आगे देखिएगा भाई, तो ये मैच कर लोगे भाई, फोर सेक्टर मान लो इसका क्रिटिकल मिनिमम ऑफ लेविस्टन का, बिग पुश थ्योरी रोस्टरडान की, और थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लीव इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई 45, फूड ग्रेन, अरे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई, फूड ग्रेन प्रोडक्शन किससे मैच करेगा भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर से नो, रेवेन्यू डेफिसिट से नो, एग्रीकल्चर से, अरे फूड ग्रेन तो किससे मैच करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से। यस। लेवल ऑफ प्राइस, और लेवल ऑफ प्राइस किससे मैच करेगा, अरे देख के देखो, इंडस्ट्री सेक्टर से, रेवेन्यू से, होलसेल प्राइस इंडेक्स से, तो प्राइस किससे, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर से, फिजिकल, अरे फिजिकल इंडिकेटर किससे, रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये सारे किस में आएंगे, फिजिकल इंडिकेटर में। क्लियर? तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था भाई।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 1 का 4, तो ये आंसर भाई, सॉरी 1 का 3 भाई, सॉरी 1 का 3, उसके बाद भाई लेवल ऑफ प्राइस का 4, 3 4, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भाई 46 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई पॉलिसीज भाई, तो देखिए बहुत सी पॉलिसी है भाई, आपको इंडियन इकोनॉमी के नोट्स के अंदर भी मिल जाएगी भाई। बैम्बो मिशन कब आया, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई, क्लियर है। तो आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेपर के अंदर जो आते जाए उनको आप याद रखते जाइएगा माइंड के अंदर, क्लियर। तो देखिएगा नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई थी भाई, 2000 के अंदर, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के अंदर। मेरीन फिशिंग पॉलिसी 2004 के अंदर। तो देखिए एक दो क्वेश्चन तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे भी, पैरासूट टाइप के क्वेश्चन, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप यहीं से हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर चारों में से कोई एक भी आता होगा तो आप उसको इजीली कर सकते हो हैंडल। तो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब आई थी भी, 2004 के अंदर। और सेवंथ फाइनेंस कमीशन, क्लियर है, 1978 के अंदर सेवंथ फाइनेंस कमीशन कब आया था, 1978 में। तो इसका आंसर देख लेना भाई क्या हो जाएगा, 1 का 3, तो डी आंसर भाई, सॉरी भाई, क्लियर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका डी। तो इस क्वेश्चन को यहीं से याद रख लीजिएगा भाई कि एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई, मैरीन फिशिंग पॉलिसी कब आई, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब आई, सेवंथ फाइनेंस कमीशन कब आया। 2012 के एग्जाम होने के बाद, जून और दिसंबर वाले भाई, उसके बाद आपका टेस्ट होगा भी एक, क्लियर, मॉक टेस्ट होगा। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे भाई वो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, इनको आगे पीछे करके, क्या पता आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए क्वेश्चन की नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई, क्लियर। तो इन पेपर्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा अभी, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा गेट, देखो भाई गेट की फुल फॉर्म क्या है भाई, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो देखिएगा गेट का काम क्या है भाई, गेट का काम क्या है भाई, ट्रेड एंड टैरिफ। तो सबसे मेन काम क्या है भाई गेट का, फ्री ट्रेड, रेस्ट्रिक्शन को हटाना, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। आईएमएफ का काम, आपको आईएमएफ जब करवाया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तब आपको बताया था 1944 के अंदर आया था भाई आईएमएफ, वाइट एंड जेम केन्स के कहने पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ था। ये सभी आपको लिखवा चुका भाई मैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, क्लियर है। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आईएमएफ का क्या काम है भाई, आईएमएफ का काम है भाई मैनेजिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उस टाइम आपको लिखवाया भी होगा भाई कि आईएमएफ का जो मेन काम है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना है, उसके लिए लोन देता है। आईएमएफ जो है लोन प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए, क्लियर। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, तो डेवलपमेंट नाम में ही आ गया, तो डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करेगा। यूएनओ, यूएनओ किसके लिए भाई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम क्या है भाई, मेंटेनेंस, सभी देशों के बीच में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, क्लियर, मेंटेनेंस ऑफ पीस अमंग नेशंस। तो गेट का किससे, फ्री ट्रेड से भी, तो 1 का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई बी, क्लियर है। आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे भाई कि वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, डब्ल्यूटीओ का क्या काम है, तो इन क्वेश्चन को आप यहीं से याद रख सकते हो कि आईएमएफ का ये काम है, यही क्वेश्चन रिपीट होते चलते जाते हैं आगे से आगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी 48, देखिएगा फिर अब देखिएगा क्वेश्चन रिपीट होना, अभी हमने 50 क्वेश्चन भी नहीं किए और क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो चुके हैं। एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जब हम 2 से 3 साल तक के क्वेश्चन पेपर कर जाएंगे ना, उसके बाद डेली के 150 से 200 क्वेश्चन कवर करेंगे हम। क्यों, क्योंकि उसके बाद आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अब अभी तो हम थ्योरी रिपीट कर रहे हैं अभी, उसके बाद ना तो पर क्वेश्चन के ऊपर आपको थ्योरी करवाने की जरूरत होगी, आपकी थ्योरी भी आपके माइंड में रिवाइज हो जाएगी, और सभी क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग रिपीट चलेंगे, कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो नया होगा, ठीक। उसके बाद देखिए ओहलिन थ्योरम, ओहलिन की क्या थी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरम, एक्सर ओहलिन की भाई एचओ थ्योरम जिसको बोलते हैं हम, फैक्टर एंडोमेंट। आईवी कराविस का क्या था भाई, अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन, यानी कि प्राप्त सिद्धांत जो था वो किसका था, आईवी कराविस का मॉडल, अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन, क्लियर है भाई। तो इसको आप यहीं से याद रखना भाई कि आईवी कराविस का कौन सा था,
अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन। तो इसको मैच करके आंसर निकाल लेना भाई। बी आंसर क्या आंसर आएगा भाई, एडम स्मिथ एब्सोल्यूट 1 का 3, तो बी आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटावाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सभी आपको करवा चुका भाई। सिस्टमैटिक क्या होता है, रैंडम क्या होती है, स्ट्रेटाफाइड क्या होता है, क्लियर। दोबारा देख लीजिएगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है भाई, जिसके अंदर सबसे पहले तो फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, क्लियर है। फाइनाइट पॉपुलेशन होती है और डाटा के अंदर से डाटा कलेक्ट कर, सैंपल के अंदर से सैंपल कलेक्ट करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो ट्रायल होंगी वो बहुत सारी ट्रायल होंगी। देखिएगा जैसे पढ़ के देखते हैं भाई, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन आइटम इन ए ट्रायल, एक ट्रायल है तो इसका मतलब ये किससे मैच करेगी, रैंडम सैंपलिंग से। सेकंड पढ़ते इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल की बात आ गई तो किससे मैच करेगी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग से, क्लियर है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है भाई, सैंपल के अंदर से सैंपल कलेक्ट करना। रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, सैंपल कलेक्ट करना, क्लियर। इक्वल प्रोबेबिलिटी, बोथ के अंदर इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, ये तो सैंपल में से सैंपल कलेक्ट करती है और ये एक सैंपल कलेक्ट करती है, ठीक। स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है भाई, सबसे पहले तो सारे डाटा को मैं अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड करता हूँ। मान लीजिए कोई सोसाइटी है उसके अंदर, या मान लीजिए सोसाइटी नहीं है भाई, स्टूडेंट का एग्जांपल लीजिए। सबसे पहले क्या करूंगा भाई, मैं 10-10 स्टूडेंट को, मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है टोटल, 10-10 के स्ट्रेटा में डिवाइड करूंगा। स्ट्रेटा का मतलब क्या है, 10-10 के पोर्शन में डिवाइड कर लिया सभी को, सभी को 10-10 के पोर्शन में डिवाइड करूंगा और फिर सभी, देखिए 10 स्ट्रेटा कितने हो गए मेरे पास, 10 स्ट्रेटा। सबसे पहले तो 100 को स्ट्रेटा में डिवाइड करूंगा, 10 स्ट्रेटा को, यानी कि सभी को अलग अलग 10-10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इन 10-10 पार्ट से मान लीजिए एक एक उठा लिया, एक इसमें से उठा लिया, एक इसमें से उठा लिया, एक इसमें से उठा लिया, उसको बोलते हैं स्टेरिफाइड सैंपलिंग। तो सी किससे मैच करेगा भाई, रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टमैटिक ऑफ रेस्ट, गलत। तो इसका क्या हो जाएगा, रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, यानी कि प्रत्येक स्ट्रेटा के अंदर से रैंडमली सिलेक्ट करना, यानी कि 10-10 के अंदर से कोई भी एक सिलेक्ट करते जाना। तो ये किससे मैच करेगा, इससे। सिस्टमैटिक सैंपलिंग याद रखिएगा, सिस्टमैटिक क्या था आपको जब भी करवाया था, एनएथ या केएथ। जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट को, मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, 50 को रो में बिठा दिया एक सिंगल रो में। तो स्ट्रेटाफाइड सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या करता हूँ भाई, मैं मान लीजिए 3 छोड़कर 1 चूज करूंगा या 2 छोड़कर 1 चूज करूंगा। तो मान लीजिए फर्स्ट चूज कर लिया, उसके बाद 2 छोड़कर, 4th नंबर वाला उसके बाद 2 छोड़कर, 7th नंबर वाला उसके बाद 2 छोड़कर, 10th वाला, क्लियर भाई। इस तरीके से चूज करूँ तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग, यानी कि या 3 छोड़कर भी कर सकता हूँ, 4 छोड़कर भी, एक सिस्टम से डाटा कलेक्ट करूँ तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। तो इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर आप भाई सैंपलिंग के सभी मेथड को डिटेल में पढ़ोगे भाई, क्लियर है, कि कौन सा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, क्लियर है। तो इसमें क्या क्या था भाई हमारे, और क्या थे भाई इसके अंदर, कन्वीनियंस सैंपलिंग, सुविधा अनुसार, यानी खुद की सुविधा के अनुसार करे, क्लियर है, कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो ये सभी आपको पढ़ के आने भी सैंपलिंग के मेथड आपको लिखवाए थे भैया अभी स्टैटिक्स जब आपको करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईएसएलएम की थ्योरी किसका गिवन है भाई, आईएसएलएम मॉडल हिक्स एंड एंसन का। अरे आईएसएलएम मॉडल किसका गिवन है भाई, हिक्स एंड एंसन का। तो आईएसएलएम मॉडल एक बार आपको दोबारा कराऊंगा भाई डिटेल के अंदर बिल्कुल, कि आईएस करो कैसे निकाला, एलएम करो कैसे। हिक्स एंड एंसन, कंजप्शन रेचर्ट इफेक्ट। तो ये देखिए फिर क्वेश्चन आया है कंजप्शन हाइपोथेसिस से। तो कंजप्शन हाइपोथेसिस की वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा भाई, तो वहां से आप कर लीजिएगा, क्लियर है, सभी हाइपोथेसिस को डिटेल में। तो कंजप्शन रेचर्ट, रेचर्ट इफेक्ट किसका था भाई, अरे बोलो भाई, रेचर्ट इफेक्ट है फ्रैंको ड्यूसनबरी का, सॉरी जेम्स ड्यूसनबरी का, क्लियर है। लाइफ साइकिल किसकी है, फ्रैंको मोदिग्लियानी की। कल भी लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया था भाई, कि जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस रीजन असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन था ना लाइफ साइकिल का कल। अरे घर पे कम से कम 3 बार क्वेश्चन को रिवाइज करोगे आप, समझ रहे हो, एक बार बेक रिटर्न है, फिर पढ़ोगे। अगर नेट क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चन को जितना हो उसके उतना रिपीट करो, समझ रहे हो, रट्टा नहीं मारना, समझना है क्वेश्चन को कि इसका रीजन आंसर ये क्यों आया, क्लियर है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसकी गिवन है, फ्रैंको मोदिग्लियानी की। कंजप्शन हाइपोथेसिस क्या है लाइफ साइकिल का, सी इज इक्वल टू में डब्ल्यू प्लस आर वाई डिवाइड बाई टी कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है भाई कंजप्शन हाइपोथेसिस, और क्वेश्चन कंफर्म है भाई, 1-2 क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्रिटिक्स केंजियन इकोनॉमिक्स, केंजियन इकोनॉमिक्स की क्रिटिसाइज किसने किया था, लुकास सर्जेंट एंड बोरोसिलाई।
लुकास एंड सर्जेंट। तो इसका आंसर देख लेना भाई क्या होगा, 1 का 3, 2 का 4, यानी कि ये आंसर भाई। ठीक है भाई, तो आज आप ये क्वेश्चन कीजिएगा भाई, क्लियर है। और एक क्वेश्चन 20 हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो थ्योरी जो जो आपको बोला है कंजप्शन हाइपोथेसिस, आज का आपका होमवर्क सुन लीजिएगा। देखिए हमारे पास टाइम कम है, तो जो आपको होमवर्क डेली दिया जाए उसको डेली कर लीजिएगा, कंजप्शन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो कल कंजप्शन हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको रिपीट नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, समझ रहे हो ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि कंजप्शन हाइपोथेसिस को आप खुद रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है भाई, तो आज आप ये क्वेश्चन कीजिएगा भाई 50 तक, कल हम और भी ज्यादा स्पीड करेंगे भाई। ठीक है, थैंक यू भाई।